अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद। और आज सुबह चूंकि पहला दिन है हफ्ते का, हमारी आपसे और मानूर से मैं यही बात कर रहा था कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जिंदगी में बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन उनको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते, या फिर कोई ना कोई ऐसी रुकावट आड़े आ जाती है मानूर कि हमें लगता है कि ये काम हमारा पूरा नहीं हो सकता। उसमें सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम कुछ देर के लिए काम करते हैं लेकिन फिर उसके बाद उसको क्विट कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है। हमें मुश्किल वक्त में या फिर कभी ऐसा होता है कि मोटिवेशन नहीं होती वो काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें करनी पड़ती है, और मोटिवेशन अगर नहीं होगी तो क्विट कर देंगे। लिहाजा कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कंसिस्टेंटली अगर आप कोई भी एक काम करते हैं 21 दिन तक, और यही ऑब्जर्वेशंस भी कहती हैं, साइंस भी कहती है, माहिर नफ्सियात भी कहते हैं कि 21 दिन तक आप कोई भी एक काम करते हैं तो 22वें दिन वो आपकी आदत बन जाती है। तो इसी लेकिन अच्छी बात के साथ समटाइम्स होता ये है कि हम इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं कि जो हम काम कर रहे होते हैं उससे हमें कोई अच्छा आउटपुट मिल नहीं रहा होता, लेकिन हम करते जाते हैं तो ये भी कंसिस्टेंसी होती है। लेकिन शायद वो उसमें आउटपुट जो हमें रिक्वायर्ड होता है या जो हमने टारगेट किया होता है उस तक पहुंचने के लिए हमें मजीद कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी ने अपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल बनाने हैं, और वो 21 दिन तक जिम जाता है और 22वें दिन वो चाहता है उसके रिजल्ट सामने आ जाए और उसके जो मसल्स हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएं और वो किसी बॉडी बिल्डर की तरह दिखे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट भी चाहिए, प्रॉपर वर्कआउट भी चाहिए, और एक तवील अरसा भी चाहिए जो बताया जाता है, जो गाइड की तरफ से बताया जाता है, जो मेंटोर्स होते हैं उनकी तरफ से बताया जाता है कि आपको कितना अरसा एक्सरसाइज करनी है, फिर जाकर आपको ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो टारगेट पे भी डिपेंड करता है मानो। बिल्कुल जनाब, वो टारगेट सेट हम तो कर लेते हैं, लेकिन होता ये है कि आपने देखा होगा जब हम कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो हम बड़ी खुशी से स्टार्ट करते हैं कि अब हम इसको प्रॉपर टाइम देंगे, और आफ्टर 2 और 3 डेज हमें लगता है कि बस आउटपुट नहीं आ रहा तो हम छोड़ देते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और हमारा टारगेट ये होता है कि मिलियंस में व्यूज़ आए। और आपको पता है कि यूट्यूब में या इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में या ई अर्निंग में आपको सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है, और हम क्या होते हैं कि कंसिस्टेंट ही नहीं होते और फिर क्विट कर जाते हैं। और ये छोटी सी हमारी मिस्टेक होती है, ना सिर्फ हमारे बिजनेस में, इसी तरह पढ़ाई में भी होता होगा। रिजवान, मैं तो खैर एंड पे पढ़ती होती थी, मेरे पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं होता था, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, लेकिन 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद हमें लगता है कि बस शायद अब नहीं हो रहा, तो जस्ट क्विट इट। तो और फिर पेपर में जब सवाल आते थे ना, सब सवालों का एक ही जवाब समझ आ रहा था, सब जवाबों का, सब जितने भी जवाब होते थे वो लगता था एक ही सवाल में फिट इन आ रहे हैं। तो इस तरह की कंफ्यूजन होती थी पढ़ाई में भी। खैर जी, जवाबात की बात करेंगे, रिजल्ट्स की बात करेंगे, तो कल रिजल्ट आ गया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, और वो हुआ जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ऐसा ही है। सबकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि शायद भारत जो लगातार 10 मैचेस जीता, 9 ग्रुप मैचेस और फिर उसके बाद सेमीफाइनल बड़ी कन्विंसिंगली जीते थे, लेकिन आखिरी मैच फाइनल, और फाइनल में भारत तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे भारत में नहीं, भारत ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। बिल्कुल टॉस जीता, और देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया छठी बार जो है वो आलमी चैंपियन बन गया है, और क्या खूबसूरत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। लेकिन अगर देखा जाए रिजवान, तो हम देख रहे हैं, जिस तरह आपने भी बात की कि भारत की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और होम ग्राउंड का बेनिफिट भी होता है, और ये भी लग रहा था कि भारत का जो है पलड़ा भारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की शुरू में जो परफॉर्मेंस ऐसी थी तो बहुत से क्रिटिक्स का कहना ये था कि इतने अच्छा ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म नहीं कर रहा तो बहुत जल्दी ही निकल जाएगा, लेकिन जो है ऑस्ट्रेलिया ने हैरान भी कर दिया। और ये कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। ऑस्ट्रेलिया भी इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 मैचेस हारा, पहले दोनों मैचेस, और भारत से ही मैच हारने के बाद ऐसा लग रहा था, साउथ अफ्रीका से मैच हारे, बैक टू बैक मैचेस हारे, तो लगा कि शायद ऑस्ट्रेलिया वो वाली ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो लास्ट वर्ल्ड कप में थी, या उससे कबल ऑस्ट्रेलिया जिस किस्म की क्रिकेट खेलता आ रहा है। लेकिन कल शानदार फैसला, पैट कमिंस की जानिब से टॉस जीता, विकेट को बड़ी उन्होंने अच्छे तरीके से रीड किया था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी मानूर, कल जब टॉस हो रहा था तो उससे कबल वो कॉइन देते हैं कैप्टन को, मैच रेफरी कौन फ्लिप करेगा कॉइन, तो उस वक्त पैट कमिंस की जानिब कॉइन जब बढ़ाया मैच रेफरी ने, तो उन्होंने वो उसको रोहित शर्मा को दावत दी कि आप इसको फ्लिप करें। तो उसके बाद वो थोड़े से जो फेस एक्सप्रेशन थे और जो कॉल थी हेड्स की पैट कमिंस की जानिब, वो अगेन हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि टॉस हमेशा जो हेड्स कॉल कर रहा है कप्तान वही क्यों जीत रहा है, इसमें टेल्स वाला कप्तान क्यों नहीं जीत रहा। दूसरी जानिब उसके बाद जब पहले बैटिंग करने की दावत दी भारत को, तो भारत का आगाज बरकरार करने की कोशिश की रोहित शर्मा ने, अपने टिपिकल अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, हिटमैन की तरह 47 रन बनाए, शबन गिल नहीं ठहर सके विकेट पर,
शहरियार सायर नहीं ठहर सके, केएल राहुल ने 50 स्कोर की, इसके अलावा विराट कोहली ने 50 स्कोर की। बिल्कुल। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इंडिया की एक बैटिंग लाइन ऐसे लग रहा था जैसे उनको बहुत ज़रा मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग शुरू की तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा रहा जैसे ये बैटिंग पैराडाइज है। गो के 47 पर उनके 3 आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद ट्रेविस हेड ने जिस तरह से स्ट्रॉन्ग हेडेड होने का मुजाहरा किया, टफ हेडेड होने का मुजाहरा किया, उसने खामोश करवा दिया 1,32,000 शायकीन को। बिल्कुल जनाब, और क्या ज़बरदस्त मैच था। और इस मैच के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मलिक खुरम शहजाद अवान मौजूद हैं। आपसे ये जानना चाहूँगी सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। बड़ा ज़बरदस्त सा मैच रहा कल। आखिर क्या हुआ भारत को फाइनल में कि नाकाबिले शिकस्त टीम जो है वो यकतरफा शिकस्त का उनको सामना हो गया? जी बिल्कुल, आप देखें रिसेंटली जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत की परफॉर्मेंस जारी थी और बैक टू बैक उन्होंने 10 मैच जीते, 9 राउंड मैचेस जीते और फिर सेमीफाइनल जीता। और बिफोर वर्ल्ड कप आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का टूर था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी उन्होंने सीरीज़ विन की हुई थी और एक उनको साइकोलॉजिकल जो है एडवांटेज भी था। पर आपको जिस तरह से आपने कहा दिस इज़ अ गेम ऑफ नर्व और दूसरा गेम ऑफ जेंटलमैन है। और स्पेशली देखें इंडियन क्राउड ने भी कल बहुत अच्छा आपने एक मुजाहरा किया, हालांकि शिकस्त के बाद हालांकि एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा था, जिस तरह से पास्ट एक्सपीरियंस भी था कि क्राउड जो है थोड़ा सा रिएक्शन शो करेगा, पहले से चले जाएगा, पर वो एक बिल्कुल साइलेंट होकर बैठे रहे। आपको पता है कि बिफोर फाइनल जो है पैट कमिंस की भी एक आ गई थी स्टेटमेंट कि 1,25,000 प्लस का जो कैपेसिटी है, 1,32,000 कैपेसिटी है, पर 1,25,000 कल प्रेजेंट थे जी। तो वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रही। और सेकंड एंड पे देखें ट्रेविस हेड जो है स्पेशली उनका किरदार था, जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप में आए हैं, शुरू के मैचेस में आपको पता है कि वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उनकी इंजरी की वजह से, फिर वो कम बैक किया, फिर आते के साथ ही धर्मशाला में अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने एक 100 किया है, फिर देखें वर्ल्ड कप के एंड में भी 100 किया। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, देखें लीडिंग फ्रॉम द वो क्या कहते हैं एक अच्छे ओपनर्स की एग्रेसिव इनिंग थी, अप्रोच थी, जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिव खेला है। और सेकंड साइड पे देखें जब इनकी टॉस हुआ है, देखें टॉस जब उन्होंने पैट कमिंस से विन किया तो साइकोलॉजिकली वो जीत चुके थे, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। फिर हालांकि देखें स्टार्ट बहुत अच्छा उन्होंने प्रोवाइड किया, जैसे आपने बात की रोहित शर्मा, और सबसे ज़्यादा छक्के भी इन्होंने लगाए, हिटमैन कहा जाता है, इन्होंने एग्रेसिव इनिंग भी खेली 47 रन्स की। फिर देखें क्रूशल मूवमेंट वो था, टर्निंग पॉइंट था जब ट्रेविस हेड ने उनका एक अनबिलीवेबल कैच लिया। एग्जैक्टली। देखें कैच उस पर फ़र्क पड़ा। ट्रेविस हेड ने देखें सेमीफाइनल में भी 2 विकेट्स ली, मैन ऑफ द मैच रहे और फाइनल में भी रहे। और फिर मिचेल स्टार्क ने जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, इज़ नोन फॉर मिचेल स्टार्क, इन्होंने 3 विकेट्स ली, बहुत अच्छी उन्होंने लाइन लेंथ बॉल की और अर्ली उन्होंने आउट कर दिया शुभमन गिल को, जिस तरह से वो एग्रेसिव प्लेयर हैं। फिर हालांकि विराट कोहली और के राहुल की थोड़ी सी पार्टनरशिप जमी, पर उस तरह से वो प्रेजेंट नहीं कर पाए जिस तरह से के राहुल इज़ नॉन फॉर के राहुल। हालांकि उन्होंने इनिंग खेली पर उन्होंने बहुत ही एक स्लो इनिंग खेली। तो उसी स्लो इनिंग्स की वजह से नुकसान भारत को ये हुआ कि वो 241 रन्स का टारगेट देने में कामयाब हुए, जो कि हम देखते हैं कि 2019 के वर्ल्ड कप का एक किस्म का रेप्लिकेटिंग स्कोर ये में नजर आ रहा था। तो यहाँ पर अगर आप उसके अंदर देखें जब लास्ट में जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई है, रोहित शर्मा ने भी कहा था जब के राहुल और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो उनको एक्सपेक्टेड था कि 280 प्लस हो सकता है, लेकिन अगर 280 प्लस हो जाता तो एक डिफेंडिंग टोटल हो सकता था। और इस विकेट पे 280 286 बड़ा अच्छा स्कोर बताया जा रहा था कि यहाँ पर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए 286 डिफेंडेबल होगा और ये बड़ा मज़ेदार मैच हो सकता है। लेकिन जैसे आपने कहा टर्निंग पॉइंट था ट्रेविस हेड का कैच जो उन्होंने लिया रोहित शर्मा का, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर मेरे ख्याल में टर्निंग पॉइंट वो था जब विराट कोहली बिल्कुल जम चुके थे विकेट पर और एक कंफ्यूज स्ट्रोक खेलने के बाद वो आउट हुए। बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, रन्स का फ्लो तो था, स्ट्राइक की रोटेशन भी थी, लेकिन बाउंड्रीज नहीं। एड ऑन प्रेशर था उन्हीं स्पेक्टेटर्स का जो ग्राउंड में मौजूद थे और वो चेयर करना चाहते थे, छक्का चौका देखना चाहते थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाज निकालने में कामयाब नहीं हो रहे थे। देखें विराट कोहली का भी सिंपल आप देखें रिप्ले हुआ है, जिस तरह से बाबर आजम का अगेंस्ट इंडिया हुआ था, यही अहमदाबाद वेन्यू था, जब उन्होंने 50 कर ली थी वो भी इसी इनसाइड एज लेग के बोल्ड हो गए थे, और सेम इनका आज रिप्ले हुआ है विराट कोहली। हालांकि विराट कोहली आपको पता है वर्ल्ड कप का फाइनल हो या दूसरे फाइनल्स हो, चैंपियन ट्रॉफी वगैरह उस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, और फर्स्ट वर्ल्ड कप का फाइनल था जिसमें उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और देखें ऑस्ट्रेलिया एक मेंटली तौर पे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और स्पेशली देखें ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड कप उस दिन जीत गया था जब उन्होंने अगेंस्ट अफगानिस्तान 92 for 2 थे और उन्होंने चेस कर लिया था। एक आपको पता है कि हिस्ट्री मेक हुई थी जिसके अंदर मैक्सवेल ने डबल 100 किया था।
बिल्कुल। अच्छा, अब हम जैसे कल के मैच के हवाले से बात करें तो लग यही रहा था ना, जैसे भारत जो है ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। अब पहले टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला ऑस्ट्रेलिया का, आपको क्या लगता है कितना बड़ा ये फैसला था और इससे क्या, ऑब्वियसली बेनिफिट तो हम सब ने देखा उसका, लेकिन ये कितना बड़ा फैसला था? देखिए जिस तरह की वहाँ की कंडीशंस थी, जिस तरह की विकेट का बिहेवियर था, वहाँ चेसिंग वगैरह जो ना इजी थी। और स्पेशली आपने वहाँ अहमदाबाद बाद में भी पाकिस्तान का भी मैच देखा था, वो भी इस सीज़न टोटल था, लोएस्ट टोटल था। और इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को अगर टफ टाइम दिया था तो ऑस्ट्रेलियंस ने ही दिया था। हालांकि लोएस्ट टोटल था, 201 चेस करना था, उसमें भी विराट कोहली का कैच ड्रॉप हो गया था। अगर हो जाता तो हो सकता है कि वो भी मैच विन कर गए होते। बिल्कुल। मैंने कहा मेंटली तौर पे दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फिर इनका स्ट्रक्चर जो है शेफील्ड शील्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जिससे ये आ रहे हैं। और देखें इन्होंने बैक टू बैक जो है कंसेक्यूटिव 3 वर्ल्ड कप भी विन किए हैं, और ये आज छठी दफ़ा विन करके गए कल। और छठी मरतबा वर्ल्ड कप भी ऐसे जीता है जैसे दे वर डिफेंडिंग चैंपियन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक नया चैंपियन बनकर सामने आया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का। खुरम, हम जहां बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, इंग्लैंड, बाकी टीम्स जो इस वर्ल्ड कप में खेली ने भी परफॉर्म किया। अब जहां पर इंडिया की टीम कल अंडर प्रेशर थी और जो फैसला किया ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने विकेट हासिल की विराट कोहली की, तब विकेट हासिल की जब विराट कोहली सेटल थे, उनको डिस्टर्ब किया। और ख़ासतौर पर जिस तरह से कल पेसर्स ने बॉलिंग की, खासतौर पर हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग, इंडिया की भी शानदार रही थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लेकिन कल उनको बिल्कुल ही नलीफाई कर दिया ट्रेविस हेड ने भी। और टॉप ऑफ द ऑर्डर गो के 46 पर 3 आउट हो गए थे। फिर लबुशेन ने जिस तरह की बैटिंग की, तकरीबन 50 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे, तो वो मेंटोरिंग पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी रही उनकी। बिल्कुल जनाब, सो हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, और अब जो हम अगर ट्रेविस के रन्स के हवाले से बात करें, 137 रन, उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? बिकॉज परफॉर्मेंस इतनी शानदार रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो वी वांट टू कमेंट ऑन दैट। और ख़ास तौर पे इंडिया की आपने लूप होल्स के हवाले से भी बात की है, तो इस ऑस्ट्रेलियन जो बैटर्स हैं उनकी आप परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए मैंने बताया कि ट्रेविस हेड ने शुरू के वर्ल्ड कप के मैचेस नहीं खेले थे। धर्मशाला में जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया था, आते के साथ ही 100 की थी, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच था। और स्पेशली ट्रेविस हेड, ये आपको पता है कि तीसरे ऑस्ट्रेलियन बने हैं फाइनल में 100 करने वाले आफ्टर रिकी पॉन्टिंग एंड एडम गिलक्रिस्ट। और ये जो है इनिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक यूज़फुल इनिंग रही। जिस तरह से आपको पता है कि 3 प्लेयर आउट हो गए थे, थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आ गया था। और वार्नर, हालांकि कल इंडिया ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया, आपने देखें शामी को ऊपर लेकर आए हैं। हालांकि शामी हमेशा जो है फर्स्ट चेंज में आते हैं, सिराज को नीचे लेकर आए, उनसे बॉलिंग कराई, ये भी एक उनका थोड़ा एडवांटेज उन्होंने उसको गेन किया। ठीक है, अब चूंकि अब पाकिस्तान ने तो कोई वनडे मैच नहीं खेला आने वाले दिनों में, अपने सिर्फ टेस्ट मैचेस और T20 मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया का है, तो होपफुली हमारी टीम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद, आप हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद रहे। और बात हो रही थी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, एक मेगा इवेंट था जो कि मुकम्मल हुआ। साल 2023 का ये बड़ा इवेंट था। अब 2024 में T20 वर्ल्ड कप है, और फिर टेस्ट मैचेस हैं, T20 मैचेस हैं, क्रिकेट इवेंट्स, खासतौर पर स्पोर्ट्स इवेंट। और मानूर, कल हमारा फुटबॉल का मैच भी, कल 21 नवंबर है, हमारा ताजिकिस्तान के साथ होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद में फुटबॉल मैच, और ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 है। इस वाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। जी जनाब, सो हम बात कर रहे थे खेलों के मैदान की, अब रुख करते हैं सियासत के मैदान का। सियासत के मैदान की अगर बात की जाए तो बहुत गहमा गहमी है, बिकॉज जब से 8 फरवरी की तारीख अनाउंस हुई है इलेक्शंस की, तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं, इंतखाबी मुहिम जारी है। और अगर हम 2 प्रोमिनेंट पार्टीज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करें, तो बयानबाजी भी जारी है। और आपको बता देते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा यकीन है और मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। एक तरफ आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए भरपूर तैयार है और मुझे इलेक्शन कमीशन पर पूरा एतबार है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह का दावा है कि नून लीग आइंदा इलेक्शन में पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशिस्तें जो है वो जीतेगा, और हर डिवीज़न में नवाज शरीफ का बड़ा जलसा करेंगे और इंतखाबी मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाएंगे। ये कहना था जी राना सनाउल्लाह। जोड़ तोड़ भी जारी है, और बहुत सारे सियासी रहनुमा हैं जो अपनी पार्टीज छोड़कर नई पार्टीज में, दूसरी पार्टीज में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर नून लीग में शामिल हो गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन से PTI के सूबाई रहनुमा गुलाम रसूल अनड़ ने मुलाकात भी की है। जबकि आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ होंगे, तो उनसे भी बात करेंगे हम सियासी सूरत हाल पर। आगा इकरार हारून साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं सियासी मामलात पर, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ख़ास तौर पर सियासी पार्टीज़ में, सियासी पार्टीज़ के बयानिए जो बन रहे हैं, जो तुंदो तेज़ बयानात चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। आगा साहब बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आगा साहब, सियासी टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं उनकी जानिब से साबिका इत्तेहादी जमात के लिए, और उनके साथ मिलकर हुकूमत भी की, और अब इस तरह के बयान आ रहे हैं। दूसरी जानिब से मुस्लिम लीग नून की जानिब से उतने तुंदोतेज जवाब तो नहीं आ रहे, लेकिन जवाब बहरहाल आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पूरी सिचुएशन को? देखिए, बात यह है कि इसे इलेक्शनिंग कहते हैं। तो मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ फ्रांस का, जिसमें डेगॉल जो था उस वक्त ऑलमोस्ट एक डिक्टेटर के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा था। तो सारते जो उस वक्त का सबसे बड़ा फिलोसफर था, वो आप कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जमहूरियत को सपोर्ट करता था। तो सारते से एक दफ़ा पूछा गया कि आप जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिशियन तो हर वक्त एक दूसरे को बुरा भला कहते रहते हैं। तो सारते ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, और जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसका मकसद ही डिवीजन है। आपने डिवीजन करनी होती है और हर आदमी ने दूसरे को कंटेस्ट करना होता है, क्योंकि उसने वोट लेने होते हैं। तो ये बयानात उसी का एक नेचुरल हिस्सा है, और मैं इसे बेसिकली जमहूरियत की खूबसूरती समझता हूं, अनटिल अनलेस ये डिसेंसी की लाइन क्रॉस ना कर जाए। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में जो बदनुमा तरीन वक्त आया, वो आया पीटीआई की हुकूमत से पहले का और उसका भी, कि वहां पे किसी किस्म का एक, कहते हैं ना कि एक डिसेंसी, एक भरम, एक शर्म हया, वो सियासत में ख़त्म कर दी गई, और सियासत एक गाली गलोच का नाम बन गया। और उससे फेस से निकल के हम वापस आ रहे हैं नॉर्मैलिटी की तरफ। तो उसमें ये बयानात जो है कि को मैं जीतूंगा, वो हारेगा, उसने गलती की, मैंने नहीं की, ये बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। और ये बेसिकली मैं वो फिर कहूंगा कि जमहूरियत का एक पार्ट एंड पार्सल है। इसके बगैर आप इलेक्शंस में जा नहीं सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, वोट है एक, और आप और मैं कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है? आपने साबित करना है कि आप मुझसे बेहतर है, तो आपको वोट मिलेगा। तो इस मुझसे बेहतर होने में हम एक दूसरे के बारे में गलतियां भी ढूंढेंगे और बयानात भी देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आगा खानून साहब, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट जेस्चर के साथ सामने आ रही है इंतखाबी मुहिम में, और अब मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि पंजाब से 125 नशिस्तें हासिल करेंगे। आप इस दावे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को यही कॉन्फिडेंस होता है, और ये कॉन्फिडेंस वो शो करती है, अगर हो भी ना। क्योंकि आप अपने वोटर को ये तो नहीं कह सकते हैं कि जी मेरा जो ओपोनेंट है वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तो आप तो ये कहते हैं इलेक्शन से पहले कि मैं तो इलेक्शन जीत चुका हुआ हूं, अब तो सिर्फ पोलिंग होनी है। तो ये भी एक नॉर्मल एक प्रोसेस है, डिस्कशंस का कह लें या बयानात का कह लें। जहां तक बात है, जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान आए और उन्होंने जितना सोबर जलसा किया लाहौर में, वो मैंने जाके लाहौर कवर किया था, कि उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान की वो सियासत थी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें गाली गलोच आ गया था, उससे बिल्कुल अपने आप को और अपने वोटर्स को भी कहा कि आप इससे रिस्ट्रेन करेंगे। तो डेफिनेटली वो एक किक स्टार्टर था, बहुत बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जो जुलाई 2022 के इलेक्शंस हुए, और जिसमें जो पीएमएलएन को जो शिकस्त हुई और उसका जो रिजल्ट्स आए, वो उसको पीएमएलएन को अपने मद्देनजर रखना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज परफेक्ट, बट ओवर कॉन्फिडेंस समटाइम मेक्स यू इन ट्रबल। सो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। सही। आगा साहब, हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया है। जहां हम अब जिस सेनेटी की बात कर रहे हैं वो प्रिवेल भी कर रही है, और वो नज़र भी आ रहा है सियासी जमातें इदारों के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर एतमाद का इजहार कर रही हैं। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है अगर हम देखें अपने 90s की सियासत को और फिर अब 2023 में सियासत को। देखिए, मैंने 88 से पाकिस्तान की सियासत कवर कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अगर आप मुझे 2 मिनट फालतू दे दें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए, 90 की दहाई की इलेक्शन जो या सियासत थी पाकिस्तान की, वो एक चार्ज सियासत थी। चार्ज से मुराद ये है कि पीएमएलएन एक इमर्जिंग पार्टी के तौर पे 90 की दहाई में सामने आई। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला जो था वो जमात इस्लामी से या जेयूआई से या एएनपी से होता था, और उसमें फिर
90 की अपना सियासत में ही MQM आपके सामने आई, तो उसकी और उस ज़माने में भी बड़ी यानी कि सख्त किस्म की इल्ज़ामात की सियासत मुझे शुरू में नज़र आई 90 की दहाई में। लेकिन वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आई, और वो मैंने देखा कि जो 90 के आखिरी इलेक्शंस थे वो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं सोबर और मैच्योर्ड इलेक्शन थे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑनवर्ड जब तक PTI पाकिस्तान की सियासत में नहीं आई, पाकिस्तान की सियासत में मैच्योरिटी और सोबरनेस था, फिर वो हमें ख़त्म होता नजर आया। फिर जो गाली गलोच की सियासत शुरू हुई है, जो चोर और चक्के की सियासत शुरू हुई है, जो ओए और तू की सियासत शुरू हुई है, वो मैंने पाकिस्तान की तारीख में बाखुदा कभी नहीं देखी थी। मैं यकीन करता हूं कि अब जो अगला टाइम है उसमें ये तू, ओए, तेरी, इधर आ, मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा, वो अब सियासत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस सियासत ने हुआ पता है क्या, लोगों का पार्लियामेंटेरियन सिस्टम से इत्मीनान उठाया गया। उसका मकसद था, PTI का मकसद था पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को खत्म करने का, इसलिए उसको गाली दी जाती थी क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आना था। सही सही। शुक्र है साहब, अगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उस फेज से निकल गए हैं। सही। आगा साहब, अगर हम करंट सिचुएशन के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान से मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की, और अब तहरीक इंसाफ के साबिक जो है वो रुकन सिंध असम्बली ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। तो आप ये कैसे देख रहे हैं, इलेक्शन से पहले जो मुख्तलिफ पार्टीज़ के अरकान शामिल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, इसको आप कैसे देखते हैं? मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेंथ पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हो रही है या बैलेंस में चल रही है? नहीं, बैलेंस तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि उसमें मुझे अपना PMLN की स्ट्रेंथ बेहतर नजर आ रही है, लेकिन ये इसको कहते हैं हवा। ये हर दफा होता है कि एक हवा चलती है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है, और जो जीत सकती है, जहां पे लोगों को नजर आता है कि ताकत मिलेगी और हम उसमें कुछ हासिल कर सकेंगे, वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी एक हमारे यहाँ पे एक कह सकते हैं कि एक ट्रेंड है, लेकिन मैं पर्सनल इस ट्रेंड को पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि जो इलेक्टेबल की सियासत है इसने कोई चेंज नहीं किया है। आज अगर लोगों का एतमाद सिस्टम से उठता जा रहा है तो सबसे बड़ी वजह ये इलेक्टेबल की सियासत है। नई नस्ल आगे नहीं आ सकी, ऑनेस्ट लोग आगे नहीं आ सके, पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आ सके। वो सियासत वही चल रही है कि इसका पहले बेटा था, फिर बाप था, उससे पहले दादा था। ये इलेक्टेबल की सियासत ने बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, लेकिन बदकिस्मती है, मैं यही कहूंगा कि इस दफा भी जो इलेक्शन आ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन है ही इलेक्टेबल की सियासत, क्योंकि अच्छा, हर आगा साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक और भी बात जानना चाहूंगी। इसको हम अगर नेपोटिज्म के हवाले से देखें तो इसमें तो अवाम का इत्तेमाद ज़्यादा नहीं होता कि इनकी तो पूरी नस्ल है वो सियासत में रही है, इनको तो पता है, इनके तो खून में सियासत शामिल है, इनके तो खून में पाकिस्तान के लिए काम करना शामिल है, इन्होंने तो बचपन से देखा। तो यहाँ पे इनको एज नहीं मिलता अगर पाकिस्तान की कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो? नहीं, देखिए, एच की मैं आपको पता है कि मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता भी हूँ और मेरा यूथ के साथ कांटेक्ट है, और इस दफा आप अगर देखें तो तकरीबन 21 मिलियन जो है नया वोट ऐड हुआ है। और आप अगर 18 साल से 36 साल की उम्र का अगर आप वोट देखें और ये जो नया वोट ऐड हुआ है तो ये 44 मिलियन यूथ का बनता है, जो 18 साल से 34 या 36 साल की उम्र के दरमियान है। मेरा ख्याल ये है कि मुझे हमेशा हर यूनिवर्सिटी में ये सवाल पूछा जाता है कि इस सिस्टम को हम क्यों इसका हिस्सा बने जिसमें सिर्फ और सिर्फ ताकत के सरचश्मे कुछ खानदान हैं। और जहां तक बात है मुल्क में लोगों की खिदमत करने का, तो मैं थोड़ा सा यानी कि डिफर करता हूं कि अगर हमारे पूरे सिस्टम ने इन अवाम की खिदमत की होती तो आज हम वहां ना खड़े होते जहां पे आज हम खड़े हैं। ठीक है आगा साहब, सारी सियासी पार्टीज़ की हमने बात कर लिया है। तहरीक इंसाफ से अली नवाज अवान इस्लामाबाद से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बड़ी खामोशी से अपने इलेक्शंस को प्लान भी कर रही है, सियासी रहनुमा भी शामिल हो रहे हैं, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, सियासी मुलाकातें भी जारी हैं। दूसरी जानिब JUI की जानिब से जिस तरह से कॉर्नर मीटिंग्स, सियासी एक्टिविटीज़ जारी हैं, ये सियासी पार्टीज़ कितनी अहम है? और जो मौजूदा सेटअप है जिसे आपने कहा कि इसमें नए लोगों की आमद होती नहीं है या फिर मुश्किल होती है, उसमें आप इन पार्टीज़ की एंट्री कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो PTI से निकली है, और उसमें डेफिनेटली ये पार्टी वही हेड कर रही हैं जो कि PTI को MNA और MPA फराहम करते थे साउथ पंजाब से।
तो अब वो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और डेफिनेटली जो उनके लाइक माइंडेड हैं उसमें शामिल हो गए हैं। और वो लोग पीटीआई के जो मई 9 का जो तबाहकून पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश की गई, उससे खौफजदा हुए और उन्होंने देखा कि ये तो नहीं उन्होंने कभी भी चाहा था कि वो यानी कि पाकिस्तान के को अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो लोग जो है वो पीटीआई को छोड़ के अब उनके पास अब खटक साहब की एक आप कह सकते हैं ऑप्शन है और एक तरीन साहब की ऑप्शन है। तो एनडब्ल्यूएफ में वो खटक साहब के पास जा रहे हैं, पंजाब में वो तरीन साहब के पास आ रहे हैं। उसमें वही बात है कि वो इलेक्टेबल की पार्टी है, पूरी की पूरी इलेक्टेबल की पार्टी है, उसमें कोई नॉर्मल आदमी है ही आपने नहीं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से हमें आगाह किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो, तमाम जो पार्टीज की इंतखाबी मुहिम है उस हवाले से हमने बात की। अब बात करते हैं अपने वीकेंड के हवाले से। आपको पता है रिजवान मैंने इस वीकेंड पे क्या किया? मुझे कुछ तो आइडिया था कि कुछ ऐसा है जो कि बहुत स्पेशल है, और अब लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था फ्राइडे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी मानूर के हमें इस वीकेंड पर कुछ करना है और कुछ ऐसा होगा जो कि यकीनी तौर पर एक नया एक्सपीरियंस भी होगा और फिर हम अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी क्यूरोसिटी जो है ना लोगों की बढ़ाते हैं कि हमने किया क्या, क्योंकि आज हम बड़े एक्साइटेड होके आए। मंडे को अमूमन जब हम आते हैं ना तो थोड़े से डाउन आते हैं, हमारी आंखों में नींद होती है, लेकिन आज हम बड़े एनर्जेटिक आए हैं और उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो वीकेंड है वो बहुत अच्छा गुजरा। वैसे रिजवान आपका वीकेंड कैसा गुजरा? महानूर, मेरा वीकेंड तो चूंकि वर्ल्ड कप का फाइनल था और इंतजार था, फिर फुटबॉल का मैच भी होने वाला है, तो उस हवाले से भी क्या तैयारी चल रही है इस्लामाबाद में, थोड़ा सा स्पोर्ट्स के हवाले से। अच्छा महानूर, हम देख रहे हैं कि कुछ खबरें आती रहें तो इंटरेस्ट रहता है और चाहते हैं हम क्यूरियोसिटी, जैसे आपने कहा ना, बढ़ती रहती है। तो खबरें सियासत से हों, क्रिकेट के मैदान से हो, खेल के मैदान से हो, या फिर दुनिया भर से हों, ये खबरें आती रहें तो कुछ ना कुछ दिलचस्पी बरकरार रहती है और ऐसी अजीब अजीब खबरें कभी सामने आती हैं। अब नॉर्दर्न लाइट्स को देखने का एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट वीक भी आपके साथ शेयर किया कि पायलट ने वीडियो बनाई थी 1 मिनट की जहाज में, लेकिन अब नॉर्दर्न लाइट्स के नज़ारे के नीचे आप आराम भी फरमा सकते हैं और उसके लिए बर्फपोश पहाड़ों के ऊपर ऐसे रिजॉर्ट बनाए गए हैं जो कि थर्मल ग्लास से बने हैं, ताकि आप नज़ारा भी कर सकें और सर्दी से महफूज भी रह सकें। ये रिजॉर्ट पहली बार 1999 में तामीर किया गया था और इस रिजॉर्ट की छत थर्मल शीशे की बनी है ताकि इस मौसम में नज़ारा किया जा सके और सर्द मौसम की शिद्दत से भी बचा जा सके। फिनलैंड में ये लैपलैंड नामी रिजॉर्ट है। जी जनाब, और आप देख सकते हैं कि इस रिजॉर्ट से आप नॉर्दर्न लाइट्स का जो नज़ारा है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये डाइनिंग एरिया आप देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। डाइनिंग एरिया में बैठ के आप नॉर्दर्न लाइट्स भी एंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत नज़ारे भी एंजॉय कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये ग्लास कवर्ड है, तो उस पर आपको जो है ना बड़ा मज़ा आता है। इसी तरह के रिजॉर्ट्स अगर देखा जाए तो यूरोप में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, और उस पर ख़ास तौर पर जो फिनलैंड वाला एरिया है जहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर यू फील सो गुड। पहले भी हमने इस तरह की चीज़ें शामिल की हैं प्रोग्राम में, लेकिन रिजवान अभी जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ना, इससे नजरें नहीं हट रही हैं। इट्स क्वाइट लाइक इग्लू भी, लेकिन इग्लू इज समथिंग एल्स। वो तो पूरा बर्फ का बना होता है ना इग्लू। ये प्रॉपर्ली शीशे का इस वजह से भी बनाया जाता है ताकि जो लोग इस रिजॉर्ट में रहते हैं, हम लोग बचपन में देखते होते थे ना, हम अपने छत पे चढ़ के हम सितारे देखते थे, आसमान देखते थे। तो आप अब ऐसी जगहों पे रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं जहाँ पे आप नॉर्दर्न लाइट्स के नज़ारों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह अपने रूम में आप जाएं और आपके लिए ओपन स्काई है एक तरह से, क्योंकि ग्लास कवर्ड आपका कमरा है और आप जो है बाहर भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें यह भी वैसे डर होता है कि बाहर कोई अगर कोई रीछ शीछ फिर रहा हो तो आप डर भी जाते हैं। चलिए जी, अब आपको बर्फपोश पहाड़ों से और नॉर्दर्न लाइट्स के मनाजिर से हम करतब की तरफ लिए चलते हैं। और करतब तो आपने बहुत सारे देखे होंगे। बिल्कुल जनाब, बचपन में तो हम देखते थे, लेकिन खुद भी दिखाते थे। वैसे अच्छा, खुद भी दिखाते होते थे करतब। ये इंटरेस्टिंग है, किसी दिन हम भी देखेंगे। बहरहाल जी, हम आपको लिए चलते हैं ज़ेरे-आब। और ज़ेरे-आब ये सीन है कि अब 3 मिनट तक एक 13 साला बच्ची ने मुख्तलिफ करतब दिखाए हैं और जो ट्रिक्स जिन्हें हम कहते हैं, और उसके ज़रिए उन्होंने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। जी जनाब, आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर ये करतब दिखाया जा रहा है और ये बच्ची ज़ेरे-आब करतब दिखा रही है। और ये 13 साला बच्ची है जिसने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में कायम एक्वेरियम ऑफ द बे के टनल टैंक में जाकर ये रिकॉर्ड बनाया है और 3 मिनट तक ये 38 करतब दिखाती रही। आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कितने मज़ेदार करतब है। और इसको जो है इट इज़ वेरी टफ एज वेल, क्योंकि आप देखते हैं कि साथ जो है समंदरी मखलूक भी फिर रही होती है, आपने फोकस्ड भी रहना होता है। और थोड़ा सा जब आप ये करते हैं ना, गोताखोरी कर रहे होते हैं या आप ज़ेरे-आब इस तरह जा
रहे होते हैं, अक्सर मालदीव्स या हम जाते हैं तो इंडोनेशिया, हमारा दिल चाहता है ये करें, लेकिन रिजवान प्रेशर बहुत होता है, आई डोंट नो, पता नहीं, डर बहुत होता है। मुझे जब ये मैंने खबर देखी ना, जब इसका टेक्स्ट मैंने देखा तो मुझे लगा कि बगैर ऑक्सीजन मास्क के या बगैर किसी सपोर्ट के, लाइफ सपोर्ट के इस बच्ची ने करतब दिखाए होंगे। और दूसरा ये कि जादुई करतब जब दिखाए जाते हैं तो इसमें ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपने हाइड करना होता है, जिसे हम नजर का धोखा कहते हैं, और पीछे कवर भी होता है, लेकिन इसमें तो आप देख रहे हैं पानी की मौजूदगी में आप मुख्तलिफ अगर इस तरह की करतब कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं और लगातार 3 मिनट तक परफॉर्म किया है, अपने आप को, अपनी कंसंट्रेशन, फोकस रखा और क्या शानदार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है सिर्फ 3 मिनट में। इससे पहले ये वाला जो रिकॉर्ड था ना, ये 2020 में एक जादूगर ने 3 मिनट तक 20 करतब दिखाकर ये रिकॉर्ड कायम किया था, और अब इस बच्ची ने, जो कि 13 साल बच्ची है, इसने ये रिकॉर्ड कायम किया है। और क्या जबरदस्त करतब था, हमारी स्क्रीन से जो था ना, हम नजर आपने तो जादूगरी कह दी है और वाकई जादू ही किया है। अच्छा, वो जादूगरी होते हैं ना, वो जो अक्सर हम जाते होते थे तो वो पीछे कपड़ा होता था और बड़ी ट्रिक्स के साथ जो है वो जादू दिखाते थे और हम इतना इम्प्रेस हो जाते थे। लेकिन फिर जब हमने बैक स्टेज देखना शुरू किया कि ये जादू किस तरह होता है, तो फिर हमें भी वो ट्रिक्स आना शुरू हो गई। लेकिन अच्छा, ये आपको ट्रिक्स आती हैं, तो इसका मतलब है किसी दिन हम मानूर को भी सामने बिठाएंगे और मानूर से पूछेंगे कि मानूर आज कौन कौन सी ट्रिक्स आते हैं। चलिए अब आपको हम लिए चलते हैं विला ज़ेरे आब। तो जादू के साथ साथ अब विला भी कायम किया गया है। आज मुझे लग रहा है हम ज़ेरे आब ही हैं, कहीं हम जो है ना करतब दिखा रहे हैं, लेकिन ज़ेरे आब विला एक ड्रीम नहीं लगती है आपको रिजवान? और अब मालदीव का जिक्र भी कर रही थी मानूर। मालदीव का ज़ेरे आब विला जो है ना, सबसे पहले दुनिया में जो ज़ेरे आब विला कायम किया गया वो मालदीव में कायम किया गया, और 2018 में मालदीव के एक होटल में ये विला सियाहों के लिए खोला गया। और इनका कहना ये है, जो मालिकान है मालदीव के इस विला के और इस होटल के मालिकान है, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि लोग जो जब सोएं, रात को रेस्ट करें, तो वो मछलियों के साथ जो है ना वो महसूस हो सके, उन्हें एंजॉय करें। और आपने देखा होगा जब आप कभी भी ज़ेरे आब विला में जाते हैं तो आपको फील होता है कि आप समंदर के बीच में मौजूद है। तमाम वो मछलियाँ, तमाम जो मछलियाँ हैं, हमें फील होता है कि हम उस ज़ेरे आब उसमें अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं उस जगह पे। और साथ में जो है आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ मछलियाँ नहीं होती, वो सारे जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो भी देख सकते हैं। और इसको देखें, कवर करने की भी सहूलत मौजूद है। जब आपको लगे कि नहीं भाई आप सोना है, बहुत मछलियों के साथ खेल लिया, बहुत झींगे हमारे इर्द गिर्द आगे, बहुत जो है ना बड़े बड़े हमें जानवरों ने, समुद्री जानवरों ने मुँह खोल के डरा दिया, तो अब आप इसको कवर करें और सो जाए। मालदीव पूरी दुनिया में मालदीव अपनी सयाहत के हवाले से, खासतौर पर बीचेस के हवाले से बहुत ज़्यादा शोहरत भी रखता है और बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं मालदीव्स में मुख्तलिफ मौसमों में और मुख्तलिफ नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। शीशे से बना ये विला है जो कि 2 मंजिला है, जिसमें 2 टियर्स हैं। वहाँ पर एक अमूमी घर की तमाम सहूलियात मौजूद हैं, बेडरूम है, लिविंग एरिया है और इसके साथ साथ किचन भी दस्तयाब है और आपके लिए बाकी सहूलियात भी हैं। बिल्कुल जनाब, और साथ में आप मछली पकाएं और साथ में आप मछली को देखें भी। तो और क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, कौन कौन सी नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, क्या अजीब व गरीब चीज़ें हैं, क्या मज़ेदार सी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खालिद नईम मेंबर। जी जनाब, वेलकम बैक इन सुबह पाकिस्तान। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो अगर आज के दिन के हवाले से बात करें, आज 20 नवंबर है और आज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि बच्चे जो पूरी दुनिया में हैं उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, उनको किस तरह हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाए, उनके लिए किस तरह के इक़दामात होने चाहिए जहाँ पर वो सिक्योरिटी के साथ, हेल्दी इन्वायरमेंट के साथ, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और एक बच्चा ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। बच्चे जो कि कुदरत की फितरत पर पैदा होते हैं और 20 साल को 20 साल तक या फिर 20 साल से कबल हम देखते हैं बच्चे जब बालिग होते हैं तो उससे कबल बहुत सारे बच्चे हमें मुशक्क़त करते नज़र आते हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनसे महरूम होते हैं। फिर जो जंगो जदल होता है उसमें बच्चे किस तरह से मुतासर होते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर अगर होते हैं तो वो बच्चे होते हैं। तो आज का दिन डेडिकेट किया गया है 1954 से लगातार ये दिन मनाया जाता है। इसी पर बात करेंगे। खालिद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी कमीशन बराए हुकूक इत्तिफाल। बहुत शुक्रिया खालिद नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। आज बड़ा अहम दिन है और बच्चों की हम बात करें तो एक तरह से तो हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, तो इस दिन की अहमियत कितनी ज़्यादा है? आज का दिन जिस तरह से मनाया जाता है, क्या हम उसकी उसी स्पिरिट के साथ इसको मना पाते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कह सकता हूँ कि इंसानी तारीख़ में ये जो बच्चों का दिन है ये सबसे अहम तरीन दिन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल हैं। जी। इसको बच्चों की तरबियत, बच्चों की निगहदाश्त, बच्चों की तालीम, इसके बारे में दुनिया के हर मज़हब ने, हर तमद्दन ने इस पर बड़ी अहमियत दी है और ख़ास तौर पर हमारे मज़हब इस्लाम में बच्चों की निगहदाश्त पर बहुत ही ज़ोर दिया है। आज का दिन की अहमियत क्या है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। 1954 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इस दिन को बच्चों के दिन मनाया जाए। फिर इसके बाद ख़ास तौर पर 1959 में फिर 20 नवंबर को उन्होंने एक डिक्लेरेशन पास किया कि इस दिन को मनाया जाए और इसको ख़ास तौर पर सपोर्ट किया। फिर जाके 20 नवंबर 1989 जब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड वो पास हुआ और इस दिन को फिर पूरी दुनिया में मनाने का एक अहद किया गया और ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड उसकी तश्कील दी गई। ये 20 नवंबर 1989 था और इसको फिर 2 सितंबर इसको इस दिन को यानी वो होता है कि टर्म एंटर इनटू फोर्स यूनाइटेड नेशन में हुआ और पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई किया नवंबर 1990 में। जी। ये पाकिस्तान रेटिफाई किया। सही। अच्छा खालिद जी। साहब, जब हम बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात करते हैं, बच्चों के आलमी दिन के हवाले से बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज़ पर आवाज़ उठाई जाती है वो है चाइल्ड लेबर। अब अगर चाइल्ड लेबर को देखें और चाइल्ड वर्क, इसमें क्या डिफरेंस है? चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में फ़र्क ये है कि जैसे आप देखते हैं कि ये जो वर्कशॉप्स हैं, टेंडरीज हैं, टेक्सटाइल है, इन जगहों पे जो बच्चे काम करते हैं वो चाइल्ड लेबर है। बिल्कुल। आमतौर पे देखा आपने घरों में जो बच्चे काम करते हैं, अगरचे वो भी गलत है, बल्कि अब तो आपने केसेस देखे होंगे, फरजाना का केस देखा आपने, फातिमा का केस देखा, ये सारे ये वो बच्चे थे जो डोमेस्टिक चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व थे। लेकिन इसको चाइल्ड लेबर नहीं, इसको चाइल्ड वर्क कहा जाता है। इसको रेगुलेट कैसे करना है, क्या इस बारे में कवानीन होने चाहिए, किस तरह के हालात होने चाहिए, किस तरह पेरेंट को वहाँ भेजना चाहिए और किस तरह घर वाले मालिक या मालकन जो भी उसको नाम दे लें वो कैसे इनसे ट्रीट करते हैं, वो एक उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़र्क ये है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में। अच्छा, अगर चाइल्ड वर्क जो घर में यानी कि किया जा रहा है डोमेस्टिकली, वो चाइल्ड वर्क है और इसमें से दोनों जो हैं ये इलीगल हैं, इफ आई एम नॉट दोनों इलीगल हैं। चाइल्ड वर्क जैसे आप देखें, बाज़ बच्चे ये अखबार तकसीम करते हैं, जी। बाज़ बच्चे कुछ थोड़ा बहुत और छोटे छोटे काम करते हैं, खांचा लगा लेते हैं, खरीद करते हैं, ये चाइल्ड वर्क है। वो किसी हद तक जैसे हमारे मुआशी हालात हैं, जैसे हमारे समाजी हालात हैं, उनके तहत उनको पूरी दुनिया में ही चाइल्ड वर्क कहा जाता है, चाइल्ड लेबर नहीं। ज़रा सोफिस्टिकेटेड सा नाम चाइल्ड लेबर का चाइल्ड वर्क कर दिया गया। तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है खालिद साहब वो ये है रेगुलेशंस, कानून साजी, ताकि अगर ये भी काम करें, दुनिया में हम देखते हैं मजदूरों के भी हुकूक हैं और जंगलों में भी आपको कानून होता है और वहाँ पर जानवरों के हुकूक के हवाले से भी बड़ी आवाज़ें उठती है। लेकिन इन बच्चों के लिए कानून साजी और उस कानून का बनने के बाद इम्प्लीमेंट होना, फिर इन बच्चों को और इनके गार्डियंस को, जो इनके पेरेंट्स हैं जो इनको चाइल्ड वर्क के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए भेज देते हैं, उनको उन कवानीन की आगाही होना कितना ज़रूरी है और जो हमारा कौमी कमीशन बराए हुकूक के इत्तफ़ाल है वो इसके लिए क्या करे? जी, मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा कौमी कमीशन बराए हुकूक इत्तफ़ाल की। ये एक 2017 में एक हुकूमत ने कानून बनाया जिसका नाम है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट 2017। उस एक्ट के तहत ये कमीशन तश्कील दिया गया और इस कमीशन के जो अफराद होते हैं, मेंबर या चेयरपर्सन, उनकी मुद्दत 3 साल होती है। तो पहला कमीशन 2020 में आया, उसकी मुद्दत फरवरी 2023 में ख़त्म हुई और अब अप्रैल 2023 से दूसरा कमीशन है। ठीक है। इसका एक चेयरपर्सन होते हैं और इसके चारों सूबों से एक मेंबर और एक मेंबर ICT से यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से और एक सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मेंबर होता है
और इसके बाद कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, और एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से, और कुछ सिविल सोसाइटी से लोग होते हैं, वो उसके मेंबर आते हैं। इस कमीशन की तश्कील देने की एक तो ये मैंने पहले नाम बताया आपको, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड जी। वो कन्वेंशन पूरी दुनिया ने रेटिफाई की है। वो सिर्फ एक वाहिद ऐसा कन्वेंशन है जो पूरी दुनिया ने रेटिफाई किया है। ये एक उसकी ब्यूटी ये है, नहीं तो हर कन्वेंशन कोई साइन करता है, कोई रेटिफाई करता है, कोई नहीं करता। ये बिकॉज दिस कंसर्न चाइल्ड, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया गया। उस CRC जो कन्वेंशन है उसमें ये कहा गया था कि तमाम मेंबर जिन्होंने रेटिफाई किया है वो अपने कमीशन बनाएं। तो पाकिस्तान में भी ये कमीशन बनाया गया, और जिसका काम जो आपने शुरू में जिक्र किया कि कवानीन बनाना, कवानीन तो हुकूमत बनाती है, लेकिन कमीशन सपोर्ट करती है प्रोफेशनली, टेक्निकली। इसके बाद कोऑर्डिनेशन पूरे सूबों में, जो कमीशन काम कर रहे हैं सूबों में, जो सरकारी महकमे काम कर रहे हैं, जो सिविल सोसाइटी में काम कर रहे हैं, सारे इसके अंदर आते हैं। सारे उनको यानी एक टेक्निकल umbrella मुआवनत फराहम करना। और इसके बाद जो जैसे ये इशूज़ हैं, चाहे लेबर है, एजुकेशन है, बर्थ स्टेशन जो कि बड़ा अहम तरीन सब्जेक्ट है, इतना अहम तरीन है कि जब तक बर्थ स्टेशन नहीं होगी बच्चे की शनाख्त ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में बर्थ स्टेशन का जो रेट है सिर्फ 42% है। बाकी जो बच्चे हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। 58% बच्चे जो हैं उनका पता ही नहीं होता कि वो पैदा हुए हैं, और बच्चे उनकी पैदा शनाख्त है। उनका यानी महजब दुनिया में आप सब जानते हैं जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं वहाँ तो जानवरता की रजिस्ट्रेशन है। बिल्कुल। तो हमारी, मैं कहता हूँ, हम बसीयत मुआशरा, अकेली गवर्नमेंट ही नहीं, गवर्नमेंट ने इंतज़ाम कर दिए हैं। हर जगह यूनिट कौंसल है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, नादरा है, बहुत सारे इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन असल में पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारी है कि वो भी इसको देखें। हमने बच्चे की वो रजिस्ट्रेशन करवानी है जहाँ से भी हो, उस पर हुकूमत बड़े इकदाम कर रही है। अभी हमारे कमीशन की चेयरपर्सन की उनकी मीटिंग्स हुई, नादरा के चेयरमैन से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के सेक्रेटरी से। अभी रिसेंटली कोई पिछले दिनों न्यूयॉर्क में एक जनरल असम्बली मीटिंग हुई, उसमें भी वहाँ हमारे माहिरीन गए, चेयरपर्सन भी गए हमारी नेशनल कमीशन की, वहाँ बर्थ स्टेशन पे एक अलग सेशन हुआ। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, अगर हम बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि वालिदैन को आगाह करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने हकूक़ के लिए ना तो आवाज़ उठा सकता है ना कुछ कर सकता है। सो जब हम बच्चों के हकूक़ के हवाले से बात करते हैं तो बहुत से पेरेंट्स आगाह ही नहीं हैं। जिस तरह हमने चाइल्ड लेबर के हवाले से, चाइल्ड वर्क के हवाले से बात किया, बहुत सी जगहों पे वो सिर्फ चाइल्ड लेबर नहीं होता बल्कि वो ऑर्गन सेलिंग में भी इस्तेमाल होता है, इलीगल एक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मसले का, इस प्रॉब्लम का जो है ना, जो मंबा है, सोर्स, वो पहले है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एग्जैक्टली। आप देखिए कि हमारे मुल्क में हर साल कम से कम 50 लाख बच्चा सरवाइव करता है। अभी जो पहले बच्चे मौजूद हैं उनके जो एजुकेशन है, उनकी हेल्थ है, उनकी न्यूट्रिशन है, उनका सर्वाइवल है, उनकी प्रोडक्शन है, उनकी अखलाकी तरबियत है, उन पे भी काम होना बहुत सारा बाकी होता है कि 50 लाख बच्चे अल्लाह ताला हमें और अनाज फरमा देता है। दुनिया ने इसके हल निकाले हैं, बहुत सारे मुल्कों में आबादी का है, लेकिन वो मुल्क वह अपनी प्लानिंग भी करते हैं कि इनको बच्चों के साथ आगे हमने करना क्या है। हमारे यहाँ उसे क्या लें, मुआशरे का नाम दे लें, हुकूमती अदारों का नाम दे लें, पॉलिटिकल कमिटमेंट का नाम दे लें, पॉलिटिकल विल का नाम दे लें, रिसोर्स की कमी का नाम दे लें, रिसोर्स की आगे जस्टिफाइड किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे लें, या सोर्स ऑफ इनकम का नाम दे दें, सोर्स ऑफ इनकम का नाम दे लें। उस वजह से बच्चे ये नेगलेक्ट होते हैं। तो खालिद साहब, बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं, कुछ बच्चों के हुकूक के नाम पर, कुछ बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, कुछ बच्चों को तालीम फ़राहम करने के लिए, कुछ वालिदैन को इन्फॉर्म करने के लिए। जैसे आपने कहा कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगाही बहुत ज़रूरी है। मानूर का सवाल भी यही था। तमाम NGOs और हमारा कमीशन हुकूक इत्तफ़ाल, ये कोलैबोरेशन के साथ कहीं एक पॉइंट पर, एक एजेंडे पर इकट्ठे होकर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि, क्योंकि मकसद तो एक है, जो इस मुल्क में पैदा होने वाला बच्चा है, इस मुल्क में पलने बढ़ने वाला बच्चा है, वो मुल्क का मुस्तक़बिल है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा सके। जो बुनियादी ज़रूरी चीज़ है, जो हमारे दीन इस्लाम ने भी कहा है कि तालीम हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, तो हर बच्चे का बुनियादी हक़ भी है। उसके लिए क्या इक़दाम किए जाए? आपने ये इस इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है। हमने कमीशन में आते ही इस पर पहला काम ये किया कि हमने चंद एक कमेटीज़ या ग्रुप्स बनाए। पहली कमेटी बनाई हमने एडवाइजरी कमेटी ऑन चाइल्ड राइट्स, जिसमें कम से कम हमारे कोई 65 मेंबर्स हैं पूरे मुल्क से। अच्छा। और हर मकतब फ़िक्र से
इवन मीडिया और यूनिवर्सिटी से भी हर मकतब फिर से बंदी लिए। फिर हमने एक बनाया वर्किंग ग्रुप ऑन रिलीजियस स्कॉलर्स, एक वर्किंग ग्रुप बनाया ऑन लीडर्स ऑफ माइनॉरिटीज़, एक वर्किंग ग्रुप है मीडिया का। इस तरह के हमने 5-6 ग्रुप्स बनाए हैं और कमेटीज़ बनाई हैं। सही। उनसे हम वक्तन फ़वक्तन महीने 2 महीने बाद हम उनसे मुशावरत करते हैं, उनको बुलाते हैं किसी मीटिंग में, किसी कॉन्फ्रेंस में। और जब नीड बेस भी हो, जैसे एक मसला पेश आ जाए, जैसे चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर है जो बड़ा मसला पेश आया ये फातिमा के इंसिडेंट के बाद, हमने फौरी इनको बुला के रब्ता किया कि चूँकि हम अकले कुल नहीं हैं, ठीक है हमारे मेंबर्स, हमारे चेयरपर्सन, हमारी मिनिस्ट्री, उनको कुछ मालूमात हैं, उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, लेकिन फिर भी माशरे के जो सरकर्दा अफराद हैं इस फील्ड में काम करते हुए, सिविल सोसाइटी के भी और गवर्नमेंट के भी, उनको हम उनके मशरे से भी आगे पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट की मदद करते हैं, प्लानिंग करने में गवर्नमेंट की मदद करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि इतने बड़े मसले के हल के लिए कुछ ना कुछ पेशरफ जारी है। और इसमें ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट की भी ना पॉलिटिकल विल अब है। चलिए यानी हमारी उसमें हमारी एक तमन्ना है बात आपके साथ हैं और जो काम आप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको और आसानी करे और हमारी सपोर्ट हर तरह से आपके साथ है। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ खालिद नईम साहब मौजूद थे जो कि मेंबर हैं कौमी कमीशन बराए हकूक़ इत्तफ़ाल के। और अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसके बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं आप सुबह पाकिस्तान में। और हम कुछ बात कर रहे थे वीकेंड की, तो वीकेंड पर क्या कुछ होता रहा है। मानूर के पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। न्यूज़ ब्रेक में भी मानूर अपने कल की जो एक्टिविटीज़ थी इस वीकेंड पर उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा इवेंट था उसको कवर करने गई थी। और साथ साथ मानूर क्या था वो इवेंट, एक बहुत ज़बरदस्त चैरिटी बाज़ार था जो कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद कराया गया। और उस चैरिटी बाज़ार का मकसद ये था कि जो भी उस बाज़ार से रकम हासिल होगी उसको चैरिटी वर्क के लिए वो यूज़ करेंगे। इस बाज़ार में बड़ी ज़बरदस्त सी एक्टिविटीज़ थी, बहुत मज़ेदार से स्टॉल्स थे, बहुत मज़ेदार से खाने पीने की चीज़ें थी, कल्चरल रंग हमने मज़ेदार स्लॉट्स थी जो महानूर ने वहाँ जाके रिकॉर्ड की, वो भी। हाँ, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। जी जनाब, आइए देखते हैं। इस वक्त पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद करदा एनुअल चैरिटी बाजार 2023 में मौजूद हूँ। इस बाजार से हासिल करदा रकम को चैरिटी वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट एम्बेसीज के स्टॉल्स भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग, सकाफती रंग मौजूद हैं। यहाँ पर खवातीन के स्टॉल्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए प्ले एरिया मौजूद है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या एक्टिविटीज है इस बाजार की, आइए आपको दिखाते हैं। I am glad that PAFWA has made significant contribution to this special welfare and this annual charity bazaar. I am especially happy that they are playing a pivotal role in raising awareness about autism, children with disabilities, and the importance of early detection of breast cancer. How do you see the importance of this kind of bazaar? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो चैरिटी है, तो इट्स एक चैरिटी का जज्बा भी होता है।
बट बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस इवेंट वहाँ पे यहाँ पे ये है कि हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जो यहाँ पर है, हम इन सारों को जो है शो करते हैं कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस तरह से यहाँ पाकिस्तान में क्या आर्ट है, क्या डेवलप हो रहा है, तो हम अच्छी तरह से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त बांग्लादेश के एम्बेसडर टू पाकिस्तान मिस्टर राहुल आलम सिद्दीकी एंड हिज वाइफ रीमा मौजूद है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। आपसे ये जानना चाहूँगी मिस रीमा कि ये जो चैरिटी बाजार है, आपको क्या लगता है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? It is very important for our diplomatic. So we really enjoy that part, and still on here we are still waiting to see that part. So I am also happy. So we are having the Mr. Ambassador, His Excellency, with us. What do you think about the importance of such kind of event for women empowerment? Because यहाँ पे खवातीन की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है. So what do you think about that? This is a very important platform for promotion of or empowerment of women, because this bazaar is organized purely by the wives of the foreign office officers in Pakistan, their family members, and also the representation of the missions, diplomatic missions. If you go around, you will see that only the ladies are managing the stall. So it's a purely, to bring the women folk into the mainstream of life, of social life. हमारे साथ अभी जो एक खातून मौजूद है, इनका ताल्लुक यमन से है, ये यहाँ पे विजिटर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। हेलो, व्हाट्स योर नेम एंड आर यू एंजॉयिंग हियर? Yes, I am enjoying here. My name is Arwa. So since how long you're in Pakistan? 2 years. How do you see the importance of such kind of charity bazaar? I believe it's really important to just have these things to build awareness first of all, and it shows the importance and care that Pakistan holds for these charities. एनुअल चैरिटी बाजार है, आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट होता है और इसके बारे में आपकी क्या तैयारी होती है सारा साल? अभी ऐसा है कि जी 2 साल तो ये हुआ नहीं है क्योंकि कोविड की वजह से। उससे पहले माशाल्लाह मैं हर साल करती हूँ, तकरीबन 10 साल से मैं कर रही हूँ। इसका ये कि चैरिटी बाज़ार अच्छा है, इसमें थोड़ा स्टॉल महंगा होता है लेकिन ये काम अच्छा है। यहाँ पे ज़ाहिर है सब फॉरेनर्स आते हैं और हमारा अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं, और वुमेंस को स्पेशली। Basically the cultural exchange. Any message you want to give to the people of Pakistan? Okay, now, I think the Thai food is the easy way to the meet people to know is Thailand. Yes, I think at this time we have a lot of every embassy to have the install here. Yeah, it's great opportunity to have to walk around and get some many cultural. We are so honored कि अभी हमारे पास Italian ambassador to Pakistan मौजूद है, His Excellency Mr. Andreas. Thank you so much for taking out time for us. Thanks a lot. It was a wonderful day for us. We had an Italian stand. We sold many kilos of pasta and hundreds of pizza. So we contributed to this charity event. So Mr. Ambassador, what you bought? I like very much Pakistani painters, so I bought 2 big paintings for my house with It's quite colorful. oriental subject. So how do you see the importance of such kind of charity events in Pakistan? It's good that we can reach 2 results. First, to put people together and have a very nice day, and then to collect money for people who may be in need. So we have been very glad to contribute. This is very traditional. What is this? This is, we call it onde onde. Onde onde. Yes, this is made from glutinous rice. Okay. Yes, this the skin from glutinous rice and the mung bean inside, mung bean paste. Okay. Yes, a little bit sweet inside, but it's nice.
Yeah. So you are enjoying in this charity bazaar? Yeah, so much. Yeah. This bazaar is very beautiful moment. मैं बेसिकली ट्रैवल एंड टूर्स ऑपरेटर हूँ। और यहाँ पे एज ए विजिटर आई हैं? जी बिल्कुल, मैं एज ए विजिटर आई हूँ। दिस इज़ माय थर्ड टाइम आई विजिट दिस। ओके, अच्छा तीसरी दफ़ा आई हैं, तो आपको कैसा लगता है ऐसे बाजार्स में आके? कैसा आपको लगता है कि आपकी तरफ से फीडबैक और आवाम की तरफ से कैसा फीडबैक होता है? ये तो बेसिकली लोकल तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे है और यहाँ पे हर कंट्री का कल्चर है। जितने स्टॉल्स लगे हुए हैं वो प्योरली जो है वो वहाँ के कल्चर के हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। हमने बहुत सारी स्टॉल्स पे जो है वो इनके फूड्स को जो है वो टेस्ट किया है और बहुत सारी कल्चरल चीज़ें भी देखी हैं और बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग हैं और सब मिल रहे हैं, एक दूसरे से देख रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली ये चैरिटी इवेंट है, तो आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद करना? बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो इंटरनेशनल लेवल पे है, जो लोकल भी लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि हम चैरिटी दें। कुछ लोगों को इतना जो है वो एक्सपोजर नहीं होता, लेकिन जो लोग यहाँ आते हैं जिनको अवेयरनेस होती है फिर वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को आगे लेके चलें। We are having the president of Pakistan Foreign Office Women Association with us, Ms. Shaza. Thank you so much for joining us. A pleasure. Ms. Shaza, मुझे बताइएगा किस तरह के इवेंट्स की क्या अहमियत आप देखती हैं पाकिस्तानी माशरे में ख़ास तौर पे? देखिए इस दफ़ा का हमारा स्लोगन जो है ना, दैट इज स्मॉल स्टेप्स बिग डिफरेंस। और मेरे हिसाब से पाकिस्तानी माशरे की को बहुत ज़रूरत है कि हम रिकग्नाइज़ करें कि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चे भी और बड़े भी, जो हमसे मुख्तलिफ हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो हम उनके लिए करेंगे वो उनके लिए भी बहुत बड़ा डिफरेंस बनाएंगी और हमारे लिए भी ऑफ कोर्स करेंगी। जैसे आज आपने अल-फराबी वालों को देखा, दे वर द वन जिनसे हम लोगों ने ये लिया था इनिशिएटिव। और हमारी प्रेसिडेंट, हमारी फर्स्ट लेडी जो हैं वो भी ऐसे स्कूल्स को फंड करती हैं। सो ये सारे उनमें वो बच्चे हैं जो सिर्फ जिनके पास वो नहीं है कि जी वो सेरिब्रल पाल्सी है या डाउन सिंड्रोम है, उसमें हर किस्म के बच्चे हो सकते हैं। और सेरिब्रल पाल्सी वगैरह की भी इतनी सारी स्टेजेस हैं। कुछ हैं जो बच्चे बिल्कुल स्कूल भी नहीं आ सकते, वो स्टिल उन बच्चों को ऑनलाइन क्लासें करा रहे हैं। वी वांट ऑल दीज किड्स टू बी एन एक्टिव पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ अस। वो सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं और वो सब पाकिस्तानी हैं। एंड इंशाल्लाह दे विल प्रूव इट कि दे आर बेटर पाकिस्तानी देन अस मे बी। या मिस शज़ा, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस इवेंट और ये चैरिटी बेस्ड इवेंट है। क्या इसकी जो चैरिटी की जो अर्निंग होती है वो सिर्फ बीमार बच्चों पे या अफराद बहा माजूरी पे ही खर्च होती है या कोई और भी सेक्टर है जिस पे ये चैरिटी की रकम खर्च की जाएगी? ये चैरिटी जो है वो पहले हम लोगों ने बहुत अरसे तक पफ़ा ने सिर्फ फॉरेन ऑफिस के लो पेड एम्प्लॉईज़ के लिए रखा हुआ था। हमारे स्टाफ के वो लोग जो ग्रेड 15 से नीचे होते हैं, उनके पास इनकी इतनी तनख्वाहें नहीं होती हैं कि वो गुजारा कर सकें। उनके बच्चों के लिए उनकी स्कॉलरशिप्स को हम लोगों ने एजुकेशन के लिए अरेंज किए थे। उनकी हेल्थ वगैरह के लिए हम लोग अरेंज करते हैं कि जी वो सब्सिडाइज हों ताकि वो उनको सही परवरिश कर सकें वो। लेकिन फिर हमने देखा था कि इट्स नॉट जस्ट अस, और हमारी इन पैसों को इकट्ठा करने में डिप्लोमेट्स भी बहुत हाथ बटाते हैं हमारा। सो फिर हम लोगों ने उसको ग्लोबल किया था और अब बिकॉज ऑफ दैट हम लोग, जैसे हम लोगों ने इस साल टर्की को और सीरिया को उनके अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए पैसे दिए। फिर अभी जो है वो पैलेस्टाइन में हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया फॉर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, क्योंकि उनके वहाँ पे इतनी मतलब हालात ख़राब हैं कि आपका दिल दुखता है सुन के ख़बरों को। सो उनको भी हम लोगों ने इसी तरह करके किया है और यही मकसद अभी भी होगा उसका कि हम लोग फ्लड से रिलेटेड एनीथिंग जो है हम लोगों ने उसके लिए भी घरों का आगाज़ कर लिया हुआ है। कुछ लोगों ने हमें यही कहा कि जी वो घर तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं, आप लोग आएँ और आके उसका इफ्तिताह करें। इस एनुअल चैरिटी बाजार में अभी हम एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे रिजॉर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल रिजॉर्ट होते क्या हैं, ये हमारे मुल्क के लिए कितने फ़ायदेमंद है, आइए इस रिजॉर्ट की टीम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर नेम और आप का जो रिजॉर्ट है इसकी खासियत क्या है? अच्छा, मेरा नाम सुहेल अब्बास है।
हमारी जो रिजॉर्ट है, एज यू राइटली सेड, इट इज़ अ सस्टेनेबल प्रॉपर्टी येट ए थेमेटिक वन। हम सस्टेनेबल होने के साथ साथ एक थेमेटिक प्रॉपर्टी है। हमारी प्रॉपर्टी के लिए जो थीम की जो इंस्पायरेशन ली गई है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और हमारी प्रॉपर्टी में यू विल हैव द शायर, यू विल हैव द हॉबिट्स, यू विल हैव द मिडल अर्थ एज वेल। अच्छा, आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की। जो ट्रिपल बॉटम लाइन जो फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क है वो हमारी जो रिजॉर्ट के पैरामीटर्स है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से वो मीट करती है। मिसाल के तौर पे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, हमने कोशिश की है कि प्लांटेशन के थ्रू इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को हम मिटिगेट करें। सोशल इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट में हमने ये किया है कि सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी लैंड ओनरशिप के फॉर्म में उनकी पार्टनरशिप उनके साथ हमने डेवलप की हुई है। यानी कि लोकल पार्टनरशिप के साथ साथ कुछ हो रहा है उस फॉर्म में। इंडीड। और थर्ड जो आपका है वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। वहाँ पे जितने भी आपको स्टाफ मिलेंगे, 99.9% जो स्टाफ है दे आर लोकल, दे आर द नेटिव इंडिविजुअल्स। तो ये जो ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ऑफ टू रिजॉर्ट is perfectly a sustainable property, not in Hunza but across the Pakistan. I am here representing interactive learning and childcare at PAFA 2023 Charity Bazaar. सो ये किस चीज़ के, बच्चों की इंटरेक्टिव लर्निंग के हवाले से स्टॉल जो है इसको इनकाद इसका किया गया? जी एग्जैक्टली, वी आर अ प्ले स्कूल, प्री स्कूल एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटी। इस तरह के एनुअल चैरिटी बाजार में व्हाट डू यू थिंक, कितनी इम्पोर्टेंस है बच्चों के लिए इस तरह के स्टॉल्स को अरेंज करने की? आज जैसे कि हम अपना सेटअप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन अ वे हम लोग बच्चों को ये मैसेज दे सकते हैं कि हाउ चैरिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, क्यों हमने दूसरों को हेल्प करना होता है, चैरिटी करने से क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारी कम्युनिटी के लिए वो अच्छी रहती हैं। सेकेंडली, ये एक मल्टी कल्चर्ड इवेंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बच्चों के हवाले से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको उनकी ग्रोथ लर्निंग में ये बहुत जो है वो हेल्पफुल होती है। तो जब हम बांग्लादेशी कल्चर के हवाले से बात करते हैं तो बांग्लादेशी फूड जो है हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाता है। अब बांग्लादेशी फूड की क्या खसूसियात है, आइए जानते हैं। Okay, we have very simple Bangladeshi cuisine today. We are serving to people without charging any price for tasting. So a fish which is called vetki. Vetki is also very good fish in Pakistan, but it's very popular in Bangladesh. This is the fish. Then a loki के साथ prawn है, झींगा, लोकी के साथ झींगा, ये टिपिकली बांग्लादेशी डिश। एंड ये चिकन कोरमा, आप तो पता ही है ये चिकन कोरमा, और ये बांग्लादेशी राइस, चावल के साथ राइस पुलाव पका हुआ है। ये बहुत ही स्मॉल ग्रेन, फाइन ग्रेन एंड विद वेरी गुड फ्रेग्रेंस। किताब, किरदार, तहजीब, ज़िंदगी में एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पे मुख्तलिफ बुक्स तो मौजूद हैं, लेकिन कुशन्स पर भी और छोटी छोटी कप्स पर भी कुछ बड़े प्यारे प्यारे और बड़े ख़ास मैसेजेस लिखे। आइए जो स्टॉल के ऑनर हैं उनसे जानते हैं कि स्टॉल का थीम क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बेसिकली ये स्टॉल का थीम क्या है, ये बच्चों के लिए है, किस एज ग्रुप के लिए है, और इस पे जो मैसेजेस लिखे हैं इसके पीछे क्या रीज़न है? एक्चुअली ये मिसेस मैडम निगार नज़र साहिबा का स्टॉल है, जो तमगा इम्तियाज़ है, पाकिस्तान की पहली खातून कार्टूनिस्ट है, मुस्लिम खातून कार्टूनिस्ट। ये उनका स्टॉल है, और जैसा कि जाहिर है किताब, किरदार, तहजीब, ज़िंदगी, तो इससे ये है कि हम बुक्स के ज़रिए बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो बुक्स की तरफ आएँ। तालीम की तरफ हर बंदा जाता है, लेकिन बुक्स पढ़ें, और किताब के ज़रिए हमने उनको अवेयरनेस दी है। मैं इस वक्त ईरान के स्टॉल पर मौजूद हूँ और ये फूड स्टॉल है एंड वी आर हैविंग ईरानी वुमेन हियर। आइए उनसे जानते हैं कि फूड स्टॉल के पीछे जो है कितनी मेहनत शामिल है और उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द शो। आई जस्ट वांट टू नो दैट डिड यू मेक ऑल सच थिंग्स? Yes, hello, thank you very much for visiting. Yes, we've all made this. They're all fresh and traditional sweet of Iran. What's the name of this one and this one? So these are cupcakes, Iranian cupcakes. These are halva. It's an Iranian sweet. It's made from flour, rose water, saffron. And we also have rice pudding, which is sholeh zard. पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस वुमेन एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किद करदा एनुअल चैरिटी बाजार इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम दर्द दिल रखती है, पसमानदा तबकात के लिए आवाज़ उठाती है और मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे के साथ खड़ी है।
क्या ज़बरदस्त कवरेज की महानूर ने, और कल मज़े मज़े के खाने भी खाए महानूर ने और मुख्तलिफ स्टॉल्स में। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मुख्तलिफ ममालिक के जो स्टॉल्स थे वहाँ पर जो ख़वातीन थे उनके साथ इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन में उनके पाकिस्तान के बारे में क्या ख्यालात हैं, और साथ साथ वो अपने मुल्क की बेहतरीन चीज़ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जो चैरिटी शो का इनेकाद किया गया था, इस बाज़ार का इनेकाद किया गया था, वहाँ पर वो अपनी अपनी सकाफ़त को भी साथ लेकर आई। और यही वो तमाम तर कहते हैं कि कोशिश होती हैं जहाँ पर हम मिलजुल कर एक दूसरे की सकाफ़त को समझ कर दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं। और इस पूरे बाज़ार के इनेकाद का मकसद भी यही था कि फ़लाही कामों में हाथ बढ़ाया जा सके, काम किया जा सके, हम किसी के काम आ सकें। तो मानूर, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, दिल खुश कर दिया है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे देखने को मिली रिजवान, कि सिर्फ जो है मुख्तलिफ ममालिक के सकाफ़त के रंग नहीं थे, बल्कि जो है वो पाकिस्तान की सकाफ़त के रंग भी थे। और इससे जो है ना कल्चरल एक्सचेंज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली हो सकता है। जब दूसरे ममालिक के लोग आते हैं, दूसरे ममालिक से बच्चे आते हैं, ख़वातीन मर्द हजरात होते हैं, और वो अपनी सकाफ़त लेके आते हैं, आप अपनी सकाफ़त दिखाते हैं। बच्चों के टैबलोज आपने भी देखे, बहुत ज़बरदस्त थे, और मुख्तलिफ ममालिक के जो कुज़ीन थे, जो कल्चर था, वो भी हमने आपको दिखाया। सो रिजवान, अगर हम बात करते हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, हम प्रोग्राम में कवर करते रहते हैं स्मॉग को भी, जो भी मौसमियाती तब्दीलियाँ होती हैं उसके हवाले से भी बात करते हैं। पीटीवी में भी क्लाइमेट एक्सचेंज डेस्क जो है वो मुतारिफ कराया गया, उसके हवाले से भी हमने आपको अपडेट किया। लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना बड़ा चैलेंज है और तमाम ममालिक मिलकर इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौसमियाती तब्दीलियों से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर तो बहुत कम है, लेकिन उसके जो मुज़र असरात हैं वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। इसके अलावा मानसून की बारिशों, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से आने वाले सैलाब में 1739 अफराद जाँ बहक, जबकि 3.2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान भी हुआ। जबकि पाकिस्तान की कोशिशों से COP27 में तारीखी मुआहिदा भी तय पाया था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौसमाती तब्दीलियों के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं इरफान तारिक साहब। जी, मोहम्मद इरफान तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या वजूहात हैं मौसमियाती तब्दीली की हम देखते हैं, और जो सबसे अहम मसला है दरख्त लगा देना, शजरकारी कर देना, इस मसले से हम निमट सकते हैं सिर्फ इस एक एक्ट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बहुत शुक्रिया और बहुत ज़रूरी सवाल है आज के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, अब ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा अयां होती जा रही है, जिसको यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज इस कुर्रे अर्ज पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बहुत बड़ा, उनके एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर इसको एड्रेस ना किया गया तो यहाँ पर कुर्रे अर्ज पे जिंदगी का वजूद मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है, और जिस तरह अभी आपने सवाल किया कि क्या दरख्त लगा देना काफी होगा, पूरी दुनिया इस चीज पे एग्री करती है कि ये दुनिया का इस पे एक किस्म का कंसेंसस है कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह दरख्त लगा देना, पानी को साफ कर देना, ये सारी चीजें होनी चाहिए जिससे माहौल बेहतर होगा। पर क्लाइमेट चेंज उस वक्त तक एड्रेस नहीं हो सकेगा जब तक जिन्होंने इसको पैदा किया है, जिनकी वजह से ये हो रहा है, वो इसको सीरियसली ना लें। आपने बहुत अच्छा भी इंट्रोडक्शन में बताया कि पाकिस्तान बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल यकीनन पाकिस्तान बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, और पाकिस्तान अपने हद से बढ़ के उस कंट्रीब्यूशन को साफ करने की भी कोशिश कर रहा है। उसमें आपके सामने है कि दरख्त लगाने की बहुत बड़ी मुहिम पाकिस्तान में चली। इस पर इम्पैक्ट जितने पाकिस्तान पे आ रहे हैं, वो अगर एक जो हम 0.9% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अगर उसको बिल्कुल खत्म भी कर दें, तब भी वो असरात हम पे आएंगे। और उसकी वजह ये है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जब तक वो इसको सीरियसली नहीं लेंगे, अपनी एमिशंस को कम नहीं करेंगे, ये हमारे लिए एक थ्रेट रहेगा। दरख्त लगाना इसमें एक बहुत अच्छा इकोनॉमिकल और एक कुदरती तरीका है, पर इसके अलावा अपनी इंडस्ट्री को साफ करना, अपने शहरों को साफ करना, अपने लाइफ स्टॉक को बेहतर करना, अपनी एग्रीकल्चर को कंपैटिबल करना, ये सब जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, अगर वो क्लाइमेट कंपैटिबल नहीं होंगे
तो और एमिशंस कम नहीं होंगी, ये खतरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारे सरों के ऊपर कायम दायम रहेगा। और इसमें जो आखिरी चीज है, ये हमारे पास साइंटिफिक असेसमेंट ग्लोबल है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, जिसने कहा है कि ये दहाई एक्शन की दहाई है। अगर इसमें एक्शन ना लिया गया तो ये चीज इंसान के हाथ से निकल जाएगी और ये इसको फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद इरफान साहब, जब हम मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हैं तो बेवक्त की बारिशें हैं, खुश्क साली है और उसकी वजह से फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हो रही हैं। हम जो है अब जब फसल की कटाई से पहले का जो मौसम होता है, जब फसल ने तैयार होना होता है, उस वक्त बारिश हो जाती है, फसल तबाह हो जाती है। फूड सिक्योरिटी भी तो बहुत बड़ा इशू बन गया है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब इसे कैसे काबू पाया जा सके? कोई आर्टिफिशियल तरीका या कोई भी ऐसी चीज़, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है इससे काबू पाने के लिए? देखिए, दो चीजें हैं आपके, दो हिस्से हैं आपके सवाल के। एक तो ये कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट कर रहा है। अब इसमें कोई देयर इज नो डाउट एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और पाकिस्तान जिसकी का बहुत हद तक आबादी एग्रीकल्चर प्रोफेशन से मुंसलिक है, इसके लिए इसमें बहुत सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं। और जिस तरह आपने कहा, ये मॉनसून का वो पैटर्न चेंज हो रहा है। जिस वक्त गर्मियों का और सर्दियों के टाइमिंग डिफरेंट हो रही है, जिस वक्त फसल को पकना होता है वो बारिश हो जाती है और जिस वक्त लगाना होता है उस वक्त पानी अवेलेबल नहीं होता। तो ये सब चीजें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती हैं। हमारी असेसमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल जो हमारी गंदम की फसल है वो 15% कम हो जाएगी इस हीट स्ट्रेस की वजह से। इसमें यकीनन साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ऐसे क्रॉप्स डेवलप किए जा रहे हैं जिसमें जो कि हीट रेजिस्टेंट हो, ऐसे क्रॉप पैटर्न्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि वाटर एफिशिएंट हो, जिनको कि कम पानी में वो किया जा सके। तो दो चीजें हमें यहाँ पर करनी होंगी। एक तो उस साइंटिफिक असेसमेंट को हमें पाकिस्तान में अडॉप्ट करना होगा और इसमें मैं आपको बताता चलूं कि क्योंकि चावल हमारी एक मेन फसल है, कॉटन भी हमारी एक मेन फसल है, इसके ऊपर बहुत अच्छी साइंटिफिक अचीवमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। राइस के ऊपर पाकिस्तान में काफी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि उसको वाटर एफिशिएंट और हीट स्ट्रेस में उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके। तो एक तो हमें उस साइंटिफिक असेसमेंट को कैप्चर करना है, दूसरा इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि ज़राअत क्योंकि बहुत दूर शहरों से बहुत दूर होती है, वहां पर एक्सेसिबिलिटी और खासतौर पे इसमें पीटीवी का रोल और जो नेशनल कम्युनिकेशन है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ऐसे मीन्स जिसको कि आम आदमी, आम काश्तकार, आम लोग देखते हों, उनके जरिए से ये मैसेज लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि आपको किस वक्त बीज डालना है, किस वक्त कटाई करनी है, किस वक्त पानी लगाना है, पूरे साल का पैटर्न किस तरह चेंज हो रहा है और क्या चीज एक्सपेक्टेड है। मेरा ख्याल है कि अगर हम इसको सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसको आगे लेके चलें तो हम बहुत हद तक इस पे काबू पा सकते हैं। वरना जिस तरह आपने कहा, हमारे लिए फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला होगा। मौसमी तब्दीली की वजह से शिद्दत दुरानिया चाहे नहीं बढ़ा, लेकिन शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गर्मी है तो उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है, सर्दी है तो उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। ये चैलेंजेस और दूसरे, जैसे महानूर ने कहा था कि हमें फूड सिक्योरिटी का इशू दरपेश है, तो ये भी रीजंस हैं मौसमी शिद्दत में इजाफा होना भी। बिल्कुल, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर बिल्कुल उससे इम्पेक्टेड है। जो आप कह रहे हैं शिद्दत आ रही है, मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल कंसेक्टिवली दुनिया का सबसे गर्म तरीन इलाका पाकिस्तान था। 52 डिग्रीज तक हमारा टेम्परेचर गया जैकबाबाद में और सिबी के इलाकों में। इसी तरह से आप देखते हैं टेम्परेचर वेरिएशन, आप देखें कि पाकिस्तान 0 से नीचे -14-15 डिग्रीज तक चला जाता है और गर्मियों में ये 50 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। तो ये टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। बहुत कम ममालिक होंगे जहां पर ये टेम्परेचर वेरिएशन इतनी ज्यादा हो और इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे है। और बिल्कुल सही आपने जिस तरह कहा कि इसका बहुत इम्पैक्ट एक आम आदमी पे जो आएगा वो फूड सिक्योरिटी की शक्ल में आएगा।
तो हमें इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, हमें नए जो ज़राए हैं ज़राअत के उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स और हाइड्रोपोनिक्स और इस किस्म की टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हमने उसमें अपनी दस्तरस हासिल ना की तो वो हमारे लिए फूड सिक्योरिटी एक शदीद मसला बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसमियाती तब्दीली के हवाले से और जो पाकिस्तान का किरदार है इसके हवाले से इस पर बात की, प्रोग्राम में आप शरीक हुए। अच्छा, अगर रिजवान हम मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से बात करें तो हमने पहले भी प्रोग्राम में ये बात शामिल की कि पाकिस्तान इज़ द विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज और कंट्रीब्यूटर नहीं है। पाकिस्तान में देखा जाए बहुत मिनिमल जो है कार्बन एमिशन एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड स्टेट्स, लेकिन पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए आवाज़ जो उठा भी रहा है कि इसको नहीं करना चाहिए, तमाम ममालिक को मिलकर करना चाहिए, लेकिन इसके साथ बहुत एक ज़रूरी चीज़ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने देखा होगा। इसमें इरफान तारिक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात किया है और उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त है, हालात तब्दील हो रहे हैं, अगर पूरी दुनिया कोशिश कर रही है लेकिन हम चूँकि कंट्रीब्यूटर नहीं है लेकिन विक्टिम हम हैं, तो इस मुश्किल वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। हमें फूड सिक्योरिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, पानी की किल्लत से बचने के लिए हमें वो तमाम तर फैसले खुद करने होंगे और इंडिविजुअल सतह पर हमें इकदाम करना होंगे। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से हसन ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, तो आइए देखते हैं। दुनिया को इस वक्त क्लाइमेट चेंज की सूरत में सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना है और पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, जिससे निपटने के लिए वजारत मनसूबा बंदी ने नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। इस स्ट्रेटजी का मकसद शोबाजाती तरजीहात की निशानदेही और मौसमियाती मालियात की पैमाइश करना है, जबकि ये पॉलिसी पेरिस माहदे के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का संगे बुनियाद है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक़ खतरात जैसे सैलाब, लैंडस्लाइडिंग, खुश्क साली, गर्मी की लहरों और तूफान वगैरह से सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। माली साल 2023-24 में 925 बिलियन रुपए पीएसडीपी की नई स्कीमों को ग्रीन एनर्जी के लिए रखा गया है। तवक्को है कि ये इकदाम रियायती क्लाइमेट फंड्स के लिए क्वालिफाई करेगा, जिससे पाकिस्तान की आबो हवा के अहदाफ को पूरा करने की सलाहियत में इजाफा होगा। आलमी बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 2023 और 2030 के दरमियान $338 बिलियन की जरूरत होगी। मौसमियाती तब्दीलियों के इसरार से पाकिस्तान 2022 में बदतरीन सैलाब से दोचार हुआ था। मानसून की बारिशों और ग्लेशियर पिघलने की वजह से आने वाले सैलाब ने 1739 अफराद जाँ बहक और 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान का दौरा करके अपनी आंखों से इस तबाही का मुशाहिदा किया था। पाकिस्तान भी इन चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरश ने दुनिया पर जोर दिया है कि मादनी ईंधन पर इन्हिसार खत्म करके मौसमियाती तब्दीली की सूरत में आती तबाही को रोका जाए। और हसन फारूक की ये रिपोर्ट थी जो कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से थी, और क्लाइमेट चेंज के असरात न सिर्फ कुर्रा अर्ज़ पर हैं, हमारे माहौल पर हैं, बल्कि हमारे ज़िंदगी पर भी असरात हैं। और ज़िंदगी से जब हम बात करते हैं ज़िंदगी की, तो ज़िंदगी में रौनकें, खुशियाँ होती हैं और खुशियों का एक्सप्रेशन होता है मुस्कुराहट के साथ। और कहते हैं अगर चाहते हैं आप खुश दिखें तो खुशी होनी भी चाहिए और खुशी महसूस भी करनी। रिजवान, आपने कहा जिंदगी में रौनक जो होती है हमारे चेहरे पे भी जो होती है अया हो जाती है। अगर हमारा चेहरा जो है वो खिला हुआ है, ग्लो कर रहा है, तो पता लग जाता है कि भाई शायद बहुत खुशी है, तो तभी चेहरा ग्लो कर रहा है। या समटाइम्स जो मौसमियाती तब्दीलियां होती हैं वो हमारी स्किन पर भी बहुत ज्यादा धूप में से बाहर से आए तो फिर उसका चेहरा भी ग्लो कर रहा होता है। हाँ, वो भी तो खैर पसीने से भी, स्वेटिंग के बाद भी अगर आप अपना फेस वॉश करें तो वो बड़ी अच्छी ग्लोइंग आपकी स्किन होती है। या अक्सर औकात, आई डोंट नो, ये हमारे साथ जो प्रोग्राम एक्सपर्ट है वही बताएंगे कि स्किन जो है समटाइम्स विंटर में बहुत ड्राई हो जाती है और हम मॉइस्चराइज नहीं कर रहे होते या वाटर इनटेक कम होता है। हम अपनी जिल्द की हिफाजत के हवाले से बात करें विंटर्स में, तो चेहरे पर तो मॉइस्चराइजर लगा लिया, हाथों और पाँव पर नहीं लगाते, उसकी हिफाजत नहीं करते। तो उसकी हिफाजत किस तरह मुमकिन है, क्या करना चाहिए विंटर्स में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर उसामा बाबर मौजूद है। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर उसामा प्रोग्राम में। डॉक्टर उसामा, मैंने आपसे आते साथ जो पूछा ब्रेक में कि गेस और एज, ठीक है, स्किन से क्या उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? बिल्कुल।
स्किन से ज़्यादा ज़रूरी होता है जो सबसे कॉमन चीज़ हम देखते हैं ना, जिससे बेशक किसी ने बहुत सारे प्रोसीजर्स करवाए हुए हो, आप ज़ाहिर है नहीं कभी जज कर, लेकिन जो आपकी गर्दन है और आपके हाथ जो हैं वो एक बहुत अहम इंडिकेटर है आपकी एज के रिलेटेड। बिकॉज काफ़ी लोग जो होते हैं वो गर्दन, बॉडी, हाथों को इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर फेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं उसका। पीपल फॉरगेट के गर्दन, हाथ, एवरीथिंग, सब चीज़ें एज यू एज वो सब चीज़ें भी एज करती हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप अपने फेस का ख्याल रख रहे हो तो नेवर फॉरगेट कि आपने गर्दन, जो चीज़ें आप मुंह पे लगा रहे हो वो गर्दन पे भी, हाथों पे भी, ऑल ओवर योर बॉडी। तो इसलिए गर्दन और हाथ आर अ वेरी बिग इंडिकेटर कि आपकी एज कितनी है। नहीं, जब चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, अब हाथों से पता चल जाएगा कि किसकी कितनी एज। अच्छा उसामा, जो सर्दियों के हवाले से सवाल है और इसके लिए ड्राइनेस, मानू ने भी बात की कि ड्राइनेस हो जाती है, पानी का इंटेक कम होता है या इसकी कुछ और रीजंस भी हैं? अच्छा, इसके ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं। इसको बेसिकली हम ज़ीरोसिस कहते हैं कंडीशन को, जो सर्दियों में ड्राइनेस होती है। अब वो ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी खारिश होने लग जाती है लोगों को उससे वजह से, और ज़ाहिर है बिल्कुल फ्लेकीनेस हो जाती है आपकी इसके हर जगह। तो बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें, एक तो जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी ऑब्वियसली आपकी इन्वायरमेंट में पानी का कंटेंट कम हो जाता है ड्राइनेस की वजह से, वो आपकी स्किन को भी इम्पैक्ट करता है ज़ाहिर है। दूसरी चीज़ें और फैक्टर, जैसे जब हीटिंग यूज़ करना स्टार्ट करते हो आप, तो हीटिंग से भी मॉइस्चर कंटेंट हवा का कम हो जाता है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो प्ले आउट करती हैं। एक और कॉमन चीज़ मैंने देखी है, लोग सर्दियों में बहुत गर्म पानी से बहुत लंबा लंबा अरसा शावर लेते हैं। बिल्कुल। तो एक तो बेस्ट तरीका, चलें अगर आप बहुत अवॉइड नहीं कर सकते तो आप अपना टाइम कट शॉर्ट कर दें। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 10 मिनट नहा रहे हो तो आप कोशिश करो आप 5 मिनट नहाओ और थोड़ा सा लूक वार्म पानी यूज़ करो, बिकॉज जितनी आप ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करोगे उतना स्किन की सरफेस से पानी इवेपोरेट होगा, दैट लीड्स टू ड्राइनेस। ओके, अच्छा, तो जैसे हम स्किन के हवाले से बात करें तो हमारे स्कैल्प की स्किन भी तो बहुत मैटर करती है और इसी वजह से हमें डैंड्रफ भी हो जाती है, तो इसके लिए भी हमें एहतियात करने के लूक वार्म वाटर की तरफ जाए। बिल्कुल, डैंड्रफ होने का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत शदीद गर्म पानी यूज़ करना। आई मीन मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज़ का, हम सब करते हैं गर्म पानी यूज़, लेकिन कोशिश करें एटलीस्ट जब आप सर्द हो रहे हो ना तो कोशिश करो थोड़ा सा पानी बीच में ठंडा मिक्स कर लें। और दूसरी बात है, कभी कभी ज़ाहिर है उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर हम कुछ शैम्पूज़ होते हैं जो और मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं एवरीथिंग, वो फिर हम एडवाइस करते हैं। लेकिन इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि एक तो शावर टाइम कम किया जाए, थोड़ा कम गर्म पानी से नहाया जाए, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप शावर या बेथ करके निकलें फ़ौरन जब आपकी बॉडी थोड़ी सी गीली हो उस पर डायरेक्टली मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए। हम देख रहे हैं उसामा, एक बड़ा मिथ्स हैं या न जाने, अभी हम भी बात ये कर रहे थे कि एक दफ़ा आप कुछ अगर मेडिकेशन या मेडिकेटेड शैम्पूज, स्किन केयर के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें, अगर आपको एक्नी का प्रॉब्लम भी है तो फिर आपको वो लाइफ लॉन्ग लेकर चलनी पड़ती हैं। छोड़ेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं, इस्तेमाल करेंगे तो साइड इफेक्ट्स हैं, नहीं करेंगे तो फिर आपका चेहरा ऐसा हो रहा है कि सब लोग उसके ऊपर पॉइंट आउट करें कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बिल्कुल। अच्छा, ये मिथ इस सेंस में ये है कि ज़ाहिर जब आप किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट देखना शुरू कर देते हो, बी एट बालों का गिरना, आप अच्छी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो या एक्नी है उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक हो जाती है, फिर जब आप छोड़ते हो तो कभी कभी ज़ाहिर फ्लेयर अप दोबारा हो जाता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी इतना बूस्ट हुआ होता है बिकॉज ऑफ अच्छा पीरियड जो होता है, तो जैसे ही ख़राब होता है दोबारा तो लोग पॉइंट आउट करने लग जाते हैं। इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ स्किन और बाल दो ऐसी चीज़ें जिनकी ट्रीटमेंट और जो दवाइयाँ वो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती हैं, बिकॉज ज़ाहिर है जैसे ही आप छोड़ोगे वो दोबारा रिवर्ट बैक कर जाएगा। स्पेशली जिनकी फॉर एग्जांपल एक्नी प्रोन स्किन है या बाल जिनके शेड करते हैं उनको तो एडवाइस ही किया जाता है कि आप कॉन्टीन्यूसली लाइफ लॉन्ग, आई नो मुश्किल काम होता है लेकिन यही एडवाइस किया जाता है कि वो लाइफ लॉन्ग चीज़ें यूज़ करें। सही, और वो विटामिन्स भी समटाइम्स होते हैं। बिल्कुल, विटामिन्स यूजुअली बहुत मैंने देखा इंडस्ट्री में एक था कि हर किसी को यूज़ करने चाहिए हर वक्त, बहुत ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन उसका ये है कि अनलेस जो गाइडलाइंस हमारी कहती हैं लाइक बुक्स में, वो है कि जब तक प्रूवन डेफिशिएंसी ना हो विटामिन की कोई बाय ब्लड टेस्ट, तब तक उसको ऐड करना बॉडी में कोई इतना बड़ा फायदा नहीं है। अच्छा, खुद से ओवर द काउंटर नहीं। बिल्कुल, बिकॉज आप विटामिन ओवरलोड भी कर सकते हो अपनी बॉडी को। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, हम बात कर रहे थे मॉइस्चराइजर के हवाले से, अब हमें समटाइम्स जो है आइडिया ही नहीं होता कि हमने मॉइस्चराइज करना किस रुख पे है, किस डायरेक्शन पे करना है, क्योंकि अक्सर औकात जो बहुत बिजी होती हैं ख़वातीन, वक्त नहीं मिलता, तो रात को सोने से पहले 30 सेकंड तक हल्का सा मसाज कर लेती हैं। अगर हम अपनी स्किन का मसाज करते हैं तो किस डायरेक्शन में करना चाहिए फॉर द स्किन टाइटनिंग, और जैसे आपने कहा हाथ और पाँव से पता चल जाता है आपकी उम्र, तो अब हाथ, जो लोग ज़्यादा देर कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो उनकी नर्व्स यहाँ से निकल आती हैं, तब थोड़ा सा आप रिलैक्स करते हैं तो आपके हाथ फिर सही होते हैं। सो उसको उसकी क्या जो है हल्का सा उसके मसाज के बारे में। अच्छा,
हमारी पूरी बॉडी में ना देयर इज़ अ लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं हम उसको, ठीक है। लिम्फ नोड्स होते हैं छोटे छोटे, पूरे फेस पे होते हैं। वो बेसिकली सारा जो फ्लूइड होता है ना, पानी इकट्ठा हो जाता है। जब भी आप सुबह उठो अक्सर आपको सोलन लगता है, अपना मुंह सूजा हुआ लगता है आंखों के नीचे, वो बेसिकली वहाँ इकट्ठा हो जाता है पानी स्किन के अंडर। तो इसलिए जब हम कहते हैं ना कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हो फेस पे, तो उसको ना इस डायरेक्शन में करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यूँ है ना, तो उसको यूँ करके यू टेक इट डाउन, इस तरह एंड डाउन, ठीक है, बिकॉज वो फ्लूइड को करके और इन जगहों पे कर रहा है बजाय के फेस से हटाने के। गर्दन से नीचे करना या गर्दन से ऊपर करना? गर्दन आप मुंह पे करते के ना बैक की तरफ पुश करो और लेग नीचे की तरफ इस तरह, बिकॉज लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना आपके बॉडी में, वो उनका डायरेक्शन इस तरह होता है जो पानी को खींचते हैं वापस। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है मुंह, लेकिन आराम आराम से जब मॉइस्चराइज करना तो उससे करना, बिकॉज जोर से बिल्कुल, बिकॉज स्पेशली मर्दों में ये मैंने देखा है कि सुबह तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कि वो रगड़े होते थे मुंह, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता बड़ा यूज टू करवाया मैंने कि आराम आराम से आपने करना है। उसामा, अक्सर सैलून्स पे जाते हैं, चाहे वो मेंस हों या फिर वुमेन्स हों, तो वहाँ पर भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ओनर हैं, जिनको फील्ड में काम करते 20-25 साल हो गए हैं, शायद कोई डिग्री नहीं है उनके पास, बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपके बालों के लिए ये चीज़ अच्छी है, आपकी स्किन के लिए ये अच्छी है, और ये फॉर्मूला क्रीम है, आपको गोरा चिटा कर देगी ये। वो कितनी नुकसानदेह होती है हमारी स्किन के लिए? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिंग अप करना, बिकॉज जाहिर है जिसके पास एक सर्टिफिकेशन नहीं है या डॉक्टरी की डिग्री नहीं है या एनीथिंग, मतलब आप ज़ाहिर है उसकी टेक देयर एडवाइस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट कि वो 100% तो ठीक नहीं होगा। ज़ाहिर है तजर्बा एक जगह है, लेकिन एक प्रॉपर रिसर्च बैक्ड चीज़ें बताना अलग है। आई नो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते थे जो कि फीमेल स्पेशली, जो बहुत एक्नी से भरा होता है मुंह, ठीक है, रेडनेस हुई है, स्किन पतली हो गई है, एक्नी हो गई है। बाद में फिर हम पूछते हैं तो जी पता चलता है कि वो स्टीरॉयड क्रीम्स लगाते रहे, सैलून में गई, उन्होंने कहा स्टीरॉयड क्रीम्स लगाओ, उससे गोरा हो जाता है रंग, स्किन थोड़ी सी लाल हो जाती है, तो वो लड़कियों को अच्छा लगता है। लेकिन सबसे कॉमन कॉज जो है ना एक एक्नी जो दवाई कॉज कर सकती है वो स्टीरॉयड्स है। इसलिए जब भी आप किसी सैलून पे जाओ ना, आप जाएं, यू कैन गेट अपना हेयर कट, फेशियल वगैरह जो लिमिटेड चीज़ें वो करवाएं, लेकिन उनकी बात को लाइक मेडिकल एडवाइस से ना इक्वलाइज करें। उसके लिए हमेशा मैं कहता हूँ एक सर्टिफाइड डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, जिनका ज़ाहिर एक्सपीरियंस उस सेंस में ज़्यादा है। सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, समटाइम्स जो एक्नी का इशू होता है वो सिर्फ टीन एज तक नहीं होता और वो लाइफ लॉन्ग होता है। उससे बचने के लिए या उससे क्योर के लिए इतनी अद्वियात हम इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, सब चीज़ें, बट स्टिल इट इज़ लाइफ लॉन्ग। उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, सर्टन 90% जो एक्नी होती है वो होती है टीनेज ईयर्स में है, सबकी होती है। प्यूबर्टी में हार्मोन्स बढ़ते हैं आपके, टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों कॉज करते हैं एक्नी। लेकिन कुछ फीमेल्स में स्पेसिफिकली वो आगे भी चली जाती है। वो इसलिए होता है बिकॉज ज़ाहिर है आपकी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज़ कुछ आ जाती हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है वो बढ़ जाता है। अब उसके बढ़ने से होता है कि स्किन ऑयली ज़्यादा हो जाती है। जब भी स्किन ऑयली होगी ज़्यादा तो जाहिर है जो सीबम कलेक्ट होता है, ऑयल, डर्ट वगैरह, तो उसकी वजह से असल में ज़्यादा हो जाती है एक्नी। उनके लिए सिर्फ ये मैं कहूँगा कि हमेशा चलें, आप बेशक ब्लड टेस्ट पर होते थे लेकिन एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि उसके लिए भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो अडल्ट ऑनसेट एक्नी जिनको कहते हैं वो उससे भी ठीक हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मीठा खाने से, ऑयली चीज़ें खाने से, हाई प्रोटीन फूड लेने से भी आपको एक्नी या स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ है? इस पे शॉर्ट से कमेंट प्लीज। बिल्कुल, ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि शुगर, आफ्टर काफ़ी सारी रिसर्च में बताया गया शुगर एक वाहिद है ट्रिगर जिससे एक्नी एक्चुअली हो सकती है। जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स खाले खाने होते हैं लाइक ब्रेड, राइस और शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट जिनमें हाई क्वांटिटी होता है उससे होता है। बाकी किसी चीज से कोई इतना एस्टैब्लिश नहीं किया गया लिंक सिवाय शुगरी इनटेक ज़्यादा से। थैंक यू सो मच डॉक्टर उसामा फॉर योर टाइम। आपने हमें स्किन केयर के हवाले से आगाह किया, खास तौर पे विंटर्स में स्किन केयर के हवाले से आगाह किया, और मेरे लिए खुशी भी थी और बिकॉज आपकी स्किन से आपकी एज भी जो है पता चलती है। तो स्किन का ख्याल रखें, एज का इशू नहीं होता, बट स्किन जो है ना आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, लिवर कैसा है, वो सारी चीज़ों को इंडिकेट कर रही होती है, अलार्म बजा रही होती है। तो उस पर आपने बहुत फोकस रहना है। बहरहाल एज है और इसने बढ़ना है और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन सबसे अच्छी बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बढ़ती एज के साथ खुद भी अच्छे इंसान बन रहे हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन कोई हो नहीं सकता है। बढ़ती उम्र के साथ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब, और जितनी आपकी एज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, उतने आप कीमती इंसान होते जाते हैं। सो आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान माहनूर कुरैशी और रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।